बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करते हैं कि आपका जो वीकेंड है बहुत ही ज़बरदस्त गुजरा होगा और नए वीकेंड का आगाज़ बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में हम करने जा रहे हैं और होपफुली आपको जी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैं हूँ माहम जाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। जनाब सुबह बखैर, मेरी तरफ से भी आपको सुनो पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं आपको। और जनाब हफ्ते का आपको पता है आगाज़ है और पहला वर्किंग डे है। और सबसे पहले आपको बता दें कि सफ़र का अगर इरादा है तो आज का शो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि धुंध से ज़्यादा ख़तरनाक एक तो वो है ही है, लेकिन साथ ही मुसलमाना गफलत भी। और कराची के हम अगर गुल प्लाजा की बात करें तो SOPs की खिलाफ वर्जी ने कैसे हंसते बसते घर को उजाड़ दिया, हकाइक से पर्दा उठाएंगे। और इसके साथ साथ ऑटो इंडस्ट्री में प्राइस की जो हम देख रहे हैं वॉर शुरू हो चुकी है। जैकू और चेरी जैसी गाड़ियों ने बड़ी बड़ी कंपनीज को कीमतें कम करने पर मजबूर कर दिया है। तो क्या ये सही वक्त है गाड़ी खरीदने का? इस हवाले से भी आपको प्रोग्राम में बताएंगे गाड़ियों की कीमतें कम क्यों हो रही हैं। और इसके साथ साथ सेहत की भी बात करेंगे। और आज हम जी माओं की परेशानी भी दूर करेंगे, क्योंकि सर्दी बढ़ते ही बच्चों में नमूनिया का खतरा बढ़ जाता है और इसकी पहली वार्निंग जो है वो क्या होती है, उन साइंस के हवाले से ही बताएंगे। और क्या आप जानते हैं कि बेख्वाबी आपको वक्त से पहले बुढ़ा कर रही है? लंबी जिंदगी का राज किस तरह अच्छी नींद में छुपा है, ये भी आज के प्रोग्राम में जानेंगे। और आपको पता है कि मंडे को स्पेशली टैरो कार्ड्स के हवाले से हम आपको आगाह करते हैं कि जनाब आपकी किस्मत, मोहब्बत और करियर के बारे में टैरो कार्ड क्या बता रहे हैं। गज़ा का मामला बड़ा अहम है और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अहम तरीन सिफारती इम्तिहान के हवाले से अब जो दिन है वो आने वाले हैं। तो आपने जनाब सुनो पाकिस्तान के साथ रहना है और 2 घंटे जनाब आपने शो को एंजॉय करना भरपूर तरीके से। हमें अपना कीमती फीडबैक भी आपने देना जी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं कराची से। कराची एक बार फिर जी जल रहा है और इस बार शोले जो हैं वो गुल प्लाजा से उठ रहे हैं। ये सिर्फ एक इमारत की आग नहीं है, ये हमारे सिस्टम की नाकामी का धुआं है। और एनी शाहिदीन का दावा है कि इब्तदाई 6 घंटे ज़ाया किए गए। अगर बर वक्त एक्शन होता तो शायद वो फ़ोन कॉल्स जो मदद के लिए की गई वो आखिरी कॉल्स ना बनती। और सबसे खौफनाक बात यह है कि 1200 दुकानों वाली इस मार्केट में आतिशगीर मवाद का ढेर था, मगर आग बुझाने का निज़ाम सिफर। इमारत के कुछ हिस्से गिर चुके हैं, लोग अब भी लापता हैं और अपने प्यारों की राह तक रहे हैं। इंतजामिया कहती है कि आग शदीद है, 1-2 दिन मजीद लग सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हर बार आग लगने के बाद ही हमें होश क्यों आता है। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे सलमान अहमद, जिनसे हम जानते हैं कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। सलमान, हमें बताइएगा इस वक्त आप क्या मनाजिर देख रहे हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और जो एनी शाहिदीन हैं वो क्या बताते हैं इस वाक़े से मुताल्लिक़? जी देखिए, 35 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और यहाँ पर गुल प्लाजा जो MA जिन्ना रोड है, एक अहम तिजारती मरकज़ है सदर यहाँ पर। और ये गुल प्लाजा भी जो है वो अहम तिजारती जो है वो जो बिल्डिंग इमारत जो है कहलाई जाती है। 8000 गज़ पे ये इमारत है, 4 मंजिला और 1200 इसमें दुकानें हैं। और यकीनन क्योंकि 35 घंटे जो का वक्त गुजरा है, इसमें आग के शोलों में ये लिपटी रही है और पानी भी जो है वो फायर टेंडर की जानिब से इसमें जो है वो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिसकी वजह से यकीनन इसको मखदूश भी करार दे दिया गया है। और गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि इमारत के जो है वो कई जगहों से हिस्से भी जो है वो गिरे हैं, जो कि इस बात का शाखसाना है कि कभी भी जो है वो इमारत गिर सकती है। तो यकीनन यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो गम से नढाल हैं और ख़ास तौर पर जिनके प्यारे लापता हैं, जिनको मुमकिन तौर पर जिनकी जानिब से कहा जाता है कि वो इस इमारत में ही मौजूद थे, तो उनकी तलाश के लिए जो है, क्योंकि अब आग पर तो कंट्रोल पा लिया गया है, फायर ऑफिसर का ये कहना है, लेकिन कूलिंग का अमल अभी जारी है क्योंकि एक बड़े रकबे पर मुहित है ये गुल प्लाजा, तो उसमें काफ़ी वक्त दरकार होगा। उसके बाद ही जो है वो तो ये देखते हुए क्या बताया जा रहा है, मुमकिन इम्कानात क्या हैं, कितने लोग अभी भी इमारत के अंदर मौजूद हैं? देखिए, मुख्तलिफ तादाद बताई जा रही है लोगों की जानिब से। DIG साउथ को जो लोग मिले हैं उनके मुताबिक, DIG साउथ के मुताबिक के तकरीबन 55 से 60 लोग जो है वो बताते हैं कि उनके लापता हैं। और इसके अलावा जो यहाँ के सदर हैं गुल प्लाजा के, तनवीर पास्ता, उनसे हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि उनकी जो इंतज़ामिया है उसी के ही जो है वो तकरीबन 15 से 16 अफराद लापता हैं। तो मुख्तलिफ तादाद बताई जा रही है, लेकिन
मुमकिन तौर पर ख़दशात यही लोगों की जानिब से ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि 55 से 60 अफराद मुमकिन तौर पर इस इमारत में होंगे जिनकी सर्चिंग के लिए यकीनन रेस्क्यू किया जाएगा। गुज़िश्ता रात भी हमने देखा कि 4 मज़ीद लाशें निकाली गई हैं और एक शख्स की जो है वो मुख्तलिफ टुकड़ों में जो लाश निकाली गई है। तो 6 अफराद पहले ही जहाँ भाग हो चुके थे, मज़ीद जो है वो 5 अफराद का जो है वो रेस्क्यू के इदारों की जानिब से कहा गया कि लाशें निकाली गई। तो 11 अफराद जो है वो इस वाक़े में अब तक जहाँ भाग हो चुके हैं। 22 अफराद जो है वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं जिन्हें सिविल अस्पताल और उसके बर्न्स वार्ड में जो है वो तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बर्न वार्ड में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है अस्पताल में। सलमान, हमें ये भी बताइएगा, ज़रा थोड़े से हालातों वाक़यात के हवाले से बात कर लेते हैं इस प्लाजा के। तो 1200 दुकानें इस इमारत के अंदर मौजूद थी, इस प्लाजा के अंदर मौजूद थी, 32 इसके दाखिली दरवाजे थे। क्या हंगामी एमरजेंसी एग्जिट का कोई बाकायदा प्लान मौजूद था, कोई रास्ता ऐसा था, और क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास इस हवाले से? देखिए, गुल प्लाज़ा और इसके अलावा यहाँ पर जो सदर है, अगर यहाँ पर कई इमारतें ऐसी हैं क्योंकि ये तिजारती मरकज़ कहा जाता है सदर को, तो यहाँ पर कई इमारतें ऐसी हैं जो कि पुरानी जो बनी हुई हैं उसमें बिल्कुल जो है वो फायर सेफ्टी का ना इंतज़ाम है और ना ही कोई हंगामी रास्ते हैं कि जिसकी वजह से लोग जो है वो अपनी जानें बचा सकें। इस तरह की सूरत हाल में गुल प्लाज़ा में भी यही देखने में आया। तो सलमान, जब एमरजेंसी एग्जिट ही नहीं था इतने बड़े प्लाजा के अंदर, तो फिर इन्हें इजाज़त किस तरह से मिल गई, ये ऑपरेट किस तरह से करते रहे? देखिए, यहाँ पर तो कराची का जो अगर आप माजी भी देखें तो यही देखा गया है कि पहले भी कई वाक़यात हो चुके हैं, क्योंकि अगर कहा जाए कि ये पहला वाक़या नहीं है कराची का, इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं आग लगने के, जिसकी वजह से यही देखा गया है कि ना फायर सेफ्टी होती है ना ही हंगामी रास्ते होते हैं, जिसकी वजह से अमवात होती हैं, लोगों का लाखों का करोड़ों का अरबों का नुकसान हो जाता है। यही गुल प्लाज़ा में हुआ है और यही जो है वो हम देखते हैं कि हमेशा फिर कमेटी बना दी जाती है हुकूमत की जानिब से, और इसी तरह फिर 4-5 बंदों की कमेटी होगी, वो गुजर से चलेगी, उसके बाद कोई नई खबर आ जाएगी, ये खबर दब जाएगी और उसके बाद तमाम लोग भूल जाते हैं और फिर एक सानिया हो जाता है और फिर जो है वो इसी तरह के बुलंदो बांग दावे किए जाते हैं। ऐसे ही सलमान, एक सानिया होता है, उसे भूल जाते हैं और फिर इस तरह के सानिया जो है वो पेश आ जाता है और इंतजामिया हरकत में नहीं आती। बहुत शुक्रिया सलमान, आपने तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह किया। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी मुनम जफ़र साहब और ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बर्नी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मुनम जफ़र साहब, सबसे पहले तो आपकी जानिब आऊँगी। कराची में हम देखते हैं, जिस तरह सलमान ने भी बताया, कि एक वाक़या होता है, इंतज़ामिया हरकत में आती है, फिर भूल जाते हैं, फिर वो सेफ्टी मेजरमेंट्स नहीं होते, इमारतों का चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता, फिर इमारतों में आग लग जाती है, इंसानी जानों का ज़िया होता है, लेकिन इंतज़ामिया इस हवाले से कोई सॉलिड एक्शन नहीं ले पा रही है। कराची में कुत्ते इंसानों को काट रहे हैं, आग लग रही है, कराची का कोई पुरसाने हाल है? देखिए जी, आपने जो पूरी तमीज़ बांधी है ऐसी है, जब हुकूमतें मुजरिमाना गफलत से काम लें, जब इदारे अपना काम ना करें जो काम उनको करना है, जब कोई चेक एंड बैलेंस ना हो, जब एक साने के बाद दूसरे साने का इंतजार किया जाता रहे, तो फिर इसी तरह के वाकयात पेश आते हैं और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, कोई जो है फॉलो अप मेजर्स नहीं होते, जिसके नतीजे में आप देखें ये इतना अंदनाक वाकया है और कितनी बेसी है कि खुद इंतजामिया जो है वो ताखीर से पहुंची, फिर सूबाई हुकूमत और केएमसी का पता नहीं था, 18 घंटे 23 घंटे हो गए और लोग अपने जो है वो कारोबार को तबाह होते देखते रहे। लोग अपने लोगों के जिगर के टुकड़ों के जो है लोग अपने मुंतजिर रहे कि कोई आ जाए जो उनको बचा ले। जो लोग अंदर थे वो अंदर रह गए, जो बाहर थे वो खड़े इंतजार करते रह गए, अपने कारोबार को तबाह होते देख रहे थे। इस कैफियत से ये शहर जो है वो इस वक्त गुजर रहा है और बात ये है कि एक साने के बाद सानिया बच्चे गटर में गिर रहे हैं, कुत्ते के काटे के वाकया दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, आग लग रही है। आप जो है फिर ऐलानात होते हैं कि ये फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा, मेजर्स लिए जाएंगे, लेकिन पिछले 1.5 साल में शहर में 2500 से ज्यादा वाकयात हुए हैं आग लगने के। आप बताएं, छोटे बड़े वाकयात हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, लोगों का कारोबार तबाह हो जाता है, हुकूमत कहीं उनको कंपेंसेट करने के लिए तैयार नहीं होती है और इंसानी जानों की कंपेंसेशन तो वैसे भी नहीं है कि वजह ये कि आदमी दूसरे के गम में कम से कम शरीक हो जाए, उसके जख्म पर मरहम रखे। अब तो हुक्मरान इससे भी आरी आ गए हैं, तो भाई कम से कम कुछ मेजर्स तो ऐसे लेना
कि जो इदारे पहले काम कर रहे होते थे, कोई हुकूमत हो, इदारे काम कर रहे होते थे अपने हिस्से का, लेकिन अब तो इन इदारों के अंदर जिस तरह के लोग भर्ती किए गए हैं माजी में, उनकी एहलियत ही नाइली उनकी एहलियत है, यानी उनकी कोई एहलियत नहीं है, उनकी नाइली उनकी एहलियत है, जिसके नतीजे में ये सारे इदारे तबाह हो चुके हैं। और इन इदारों के अंदर जो है वो सिर्फ यानी एक समझ लें खाना पूरी वाला काम किया जाता है और कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक है मुनम साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बर्नी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शुएब, यकीनन ये किसी एक इदारे की गफलत तो नहीं है, रेस्क्यू पर इल्ज़ाम लगाया जा सकता है या और भी जो दीगर इदारे हैं। आप बताइएगा कौन कौन से इदारे हैं जिन्होंने मिलकर इस सारे हादसे के अंदर अपना किरदार अदा किया और अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की पूरी तरह से? जी देखिए, बुनियादी तौर पे किसी एक महकमे का तो कसूर नहीं है, ये पूरे सिस्टम का कसूर है। जो इस वक्त सूबा सिंध में सिस्टम राइज है उसका ये नतीजा है। जब सिस्टम इस तरह से चलेगा कि रिश्वत दे के सारे काम हो जाएंगे, चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाएगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो नहीं होंगे, एसओपीज पर अमल दरामद नहीं होगा, जब सिर्फ कागजों में फाइलों में पहिए लग के काम होंगे, तो फिर इस तरह के वाकयात को कोई नहीं रोक सकता। आप देखें, मुराद अली शाह की ये तीसरी कंजेक्टिव वजारत आला है और इसके दौरान कितने अब आतिशज़दगी के ऐसे वाकयात हैं। अगर ये सिंध हुकूमत रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी तो कौन कोई बाहर से आके सूबे का काम नहीं करेगा ना। फेडरल गवर्नमेंट तो इनको कह रही है हम तो 18वीं तरमीम के बाद इनको सब चीज दे रहे हैं। अच्छा, अब जिस तरह से ये आतिशज़दगी के वाकयात होते हैं, यहाँ क्यों पहले जाके किसी ने चेक नहीं करा कि फायर एंड सेफ्टी के इंतजामात नहीं है, एग्जिट के रास्ते नहीं है। ये कोई आज की बनने वाली इमारत तो नहीं है। गुल प्लाजा तो तारीखी और पुरानी इमारत है और हमेशा रश वाली मार्केटों में शुमार होती है। कोई ऐसी मार्केट भी नहीं थी जहाँ कोई ना जाता हो और किसी को ना पता हो। तो ये तो कराची की एक तारीखी हैसियत रखने वाली मार्केट है। बच्चे की पैदाइश से लेके सामान से यहाँ पर खवातीन शादियों के जहेज तक का सामान की शॉपिंग लोग यहाँ से जाके करते थे। तो कराची के हर आदमी इस मार्केट से एसोसिएट है, उसने कभी ना बिल्कुल ऐसे ही है। एक के बाद एक इमारत को आग लग जाती है, इंतजामिया हरकत में नहीं आती है। मुनम साहब, इससे पहले भी हमने देखा कराची में ऐसे इमारत को आग लगी, इमारत मुनहदिम हो गई, इंतजामिया हरकत में आई। इंतजामिया ने कहा जी इमारतों का चेक एंड बैलेंस किया जाएगा, लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा, आर्जी तौर पर रिहाइश दी जाएगी। ये सब दावे वादे बातें ही होती हैं। उसके बाद फिर इमारत को आग लग जाती है, फिर कुछ हरकत में नहीं आती इंतजामिया। तो फिर किसको देखे अवाम, कराची के अवाम फिर किसको सोचें कि ये आएगा कोई तो कराची के लोगों का सहारा बनेगा? बट देखें जी, बात ये है ना कि अब ये वाकया हुआ है आरजे मॉल के अंदर पिछले दिनों आग लगी, इसी तरह कोऑपरेटिव मार्केट की दुकानों में आग लगी। मैं बता रहा हूँ ना, तकरीबन 2500 के करीब छोटे बड़े वाकयात पिछले अरसे में पेश आ चुके हैं। अब भाई बात यह है ना कि इस सारे मामले को की तरफ जो साहिब इख्तियार लोग हैं, जिनके पास इख्तियार है, सवाल तो हम उनसे करेंगे ना कि जिन लोगों को सरों पर मुसल्लत कर दिया गया है, ये वो लोग थे कि जो अवाम के मुंतखब करदा लोग भी नहीं हैं, जिनको किसी न किसी तरीके से लाके मुसल्लत कर दिया गया है। और ये तो मुसल्लत करने वाले ही जिम्मेदार है ना, कि जिन्होंने इस पूरे जो है वो 17 साल से तो पीपल्स पार्टी बराह रास्त बराजमान है। उससे पहले भी जो सूरत थी सबके सामने थी, शहर को जो है वो किस तरह जो है लूटा गया है, कसूटा गया है। अब देखे ना, ये तो हमने याद ताजा हो गई 2012 की बल्दिया टाउन फैक्ट्री हादसे की याद ताजा हो गई, जिसमें 259 लोग जिंदा जला दिए गए थे, जिंदा जल गए थे, दरवाजे बंद कर दिए गए थे फैक्ट्री के, सिर्फ भत्ता लेने के चक्कर में। इस शहर में ये सब कुछ होता रहा है। बात यह है कि इदारों की फंक्शनिंग अपनी हो। दूसरी बात यह कि जब तक शहर को ओन नहीं किया जाएगा, ये लोग शहर को, इनमें से कोई भी शहर को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी शहर को ओन करने के लिए आपके पास ओनरशिप नहीं होगी शहर की, इदारे अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होंगे, जिसका जो करने का काम है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त की भाई ने कि देखिए ना, इस शहर में 75 से 80% इमारतें वो हैं कि जहाँ फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद नहीं है। फायर सेफ्टी सिस्टम अगर कहीं है तो वो ऑडिट नहीं होता। इसी तरह अलार्म सिस्टम होता है, इमरजेंसी रेस्पॉन्स होता है, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग होती है, इंसानी जानों की हिफाजत के लिए सारे मेजर्स लिए जाते हैं। फिर आप देखिए ना, इतना बड़ा वाकया, लेकिन ये सब कुछ वहाँ पे किया जाता है मुनम साहब जहाँ पर इंसानी जानों का ख्याल हो, उसकी कदर कीमत का एहसास हो हुकूमती इदारों को, इंतजामिया को। सर, सानिया बल्दिया वो एक डिफरेंट सिनेरियो था, आग लगाई गई, वो साबित भी हुआ। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि वो एक वाकया काफ़ी था सीखने के लिए कि फायर सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए? अगर खुदा ना खास्ता लग गई है, लगा दी गई है, तो सूरत में जल्द अज जल्द उस पर काबू पाया जाए। या इंतजामिया अब भी किसी बहुत इससे भी बड़े खुदा ना खास्ता बड़े साने का इंतजार कर रही है और उसके बाद पूरे सिस्टम को रिहॉल किया जाएगा और उसके बाद जो है कोई इंतजामात जो है वो किए जाएंगे, SOPs जो है मुरतब किए जाएंगे?
क्यों साने का इंतजार ही क्यों है जी। भाई? एसओपी देखे ना, बिल्डिंग कोड मौजूद है, बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, ये फायर सेफ्टी 2016 का एक्ट मौजूद है, बिल्डिंग कोड मौजूद है। आप अमल दरामद, असल में तो बात यह है कि बिल नहीं है ना अमल दरामद करने की। हर चीज के अंदर करप्शन मौजूद है, नाअहली है, बदइंसानी है, जिसने सारे इदारों का हुलिया बिगाड़ के रख दिया है। एसओपी सारे मौजूद हैं, बिल्डिंग कोड मौजूद है। मुझे बताएं 75 से 80% बिल्डिंगें, छोटी बड़ी बिल्डिंगें ऐसी हैं कि जिसके अंदर आपको फायर सेफ्टी सिस्टम नजर नहीं मिलेगा। तो भाई इसको इम्प्लीमेंट कराना किसकी जिम्मेदारी है? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अपना काम क्यों नहीं कर रही है? क्या इनका काम सिर्फ करप्शन करना रह गया है? सिर्फ इनका काम माल बनाना रह गया है? इनका काम सिर्फ लूट खसोट करना है? इनका काम इदारों को तबाह करना है? ऐसे लोगों को लाके यहाँ अपॉइंट कर दिया जाता है जिनका पहला और आखिरी मकसद ये होता है कि किसी तरह माल बनाओ, यानी कराची शहर नहीं हो गया, सोने की चिड़िया हो गई। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं मुनम साहब, आप इनको माल बनाने की पड़ी, आवाम की तो किसी को पड़ी ही नहीं है। और हम ये भी देख रहे थे कि आग लग जाती है, वाकया हो जाता है, अमला ही नहीं पहुंच पाता। ये भी कहा जा रहा है, ये भी इतलात आ रही है कि बर वक्त अगर अमला पहुंच जाता तो इंसानी जानों का ज़िया ना होता, कॉल्स ये आखिरी कॉल्स ना होती। और फिर ये है कि अमला अंदर जाने से भी कतरा रहा है, ये सूरत हाल है। और फिर इस तरह की सिचुएशन में ये कह देती हैं फला गलियां तंग थी, मौसम की खराबी थी, ये चीज़ थी, ये वो मसले थे, ये सारे मसाइल फिर इंतजामिया भोंडे दावे करके अपने आप को बचाती है। देखें जी, पौन घंटा तकरीबन बताते ये हैं कि पौन घंटे बाद जो है वो, अब ये 1 किलोमीटर के अंदर अंदर 2 फायर स्टेशन मौजूद हैं। अगर पौन घंटा ताखिर से पहुंचेंगे, और ये हफ्ते का दिन था, ये कोई आम दिन नहीं था। आम दिन तो इस पूरे इलाके में बहुत ज्यादा रश होता है, गुजरना मुश्किल हो जाता है मरकजी शाहरा से, क्योंकि मेन सड़क यहाँ ग्रीन लाइन के लिए खोद दी गई है और जो सड़क है वो बहुत छोटी हो गई है, लोगों का गुजरना मुश्किल होता है। लेकिन ये क्योंकि छुट्टी का दिन था, हफ्ते का दिन था, इसलिए जो है वो मूवमेंट भी आसान होती है। लेकिन पौन घंटे अगर ताखिर से पहुंचेंगे, फिर आप बात करते हैं कि सिंध के अंदर पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, इलाज के नहीं आ रहे हैं, इसके नहीं आ रहे हैं। अरे भाई ये बताइए, दुनिया के अंदर तो हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल होते हैं, वहाँ केमिकल भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए लोग जान हथेली पर रखते हैं। मैं यहाँ तो उस फायर आग बुझाने वाले फर्ज को सलाम पेश करता हूँ कि जिसने अपनी जान जो है वो हथेली पर रखकर, और वो अपनी जान से भी चला गया। वो नौजवान जो नाजाबाद का रहने वाला था, कल उसका जनाजा पड़ा गया है, उसके ऊपर कोई चीज गिरी है और जिसके नतीजे में उसकी डेथ वाकई हो गई है नौजवान की। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अब तो बात यह है कि ना वही सामान मौजूद है, ना वो अपैरेटस मौजूद है, ना इतनी गाड़ियां मौजूद हैं शहर के अंदर। अब देखें टोटल 20 फायर टेंडर जो थे वो आग बुझा रहे थे, टोटल 20। अब खुदा ना खास्ता कहीं और आग लग जाए तो क्या करेंगे आप? आपके पास तो गाड़ियां तक मौजूद नहीं है, उनके अंदर टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, पानी होता है तो डीजल नहीं होता, डीजल होता है। बिल्कुल मुनम साहब, आप सही कह रहे हैं कि ये सारे जो मसाइल हैं, ये सारे अवामिल जो हैं वो फिर इस तरह के हादसात की सूरत में रूनुमा होते हैं और फिर बाद में फर्जी कार्रवाइयाँ करके हम देखते हैं कि जनाब कोई निचले सतह के जो एहलकार होते हैं उन्हें फारिग कर दिया जाता है, उन्हें बली का बकरा बना दिया जाता है और सारी जो फाइल है वो दबा दी जाती है। बहुत शुक्रिया मुनम जफर साहब आपके वक्त का। शुएब बर्नी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा, बताइएगा इमारतों में चेक एंड बैलेंस का क्या इंतजाम मौजूद है सिंध के अंदर, खासतौर पर शहर कायद के अंदर? कौन चेक करता है जाकर और किस तरह से इंश्योर किया जाता है कि तमाम जो सेफ्टी मेजर्स हैं ये इस बिल्डिंग के अंदर पूरे हैं, कोई खतरा नहीं है किसी भी किस्म का, और पाबंद बनाया जाता है मालिकान को, इंतजामिया को? देखिए, सरकारी महकमे बिल्कुल मौजूद है हर चीज के चेक एंड बैलेंस के लिए, लेकिन वो अमल दरामद तक नहीं है, वो सिर्फ कागजों पर है, रिकॉर्ड में है। आपको किसी चीज की एनओसी चाहिए होगी तो रिश्वत देनी पड़ेगी, उसके बगैर काम नहीं होगा। ये सारी जो शॉपिंग मॉल चल रहे होते हैं इनके अंदर फायर एंड सेफ्टी एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए। पहले हम देखते थे कि लोग जिस तरह से बैंक्स वगैरह होते थे, शॉपिंग मॉल होते थे, वहाँ आग बुझाने का खुद का निजाम नजर आता था, लेकिन अब तो मार्केट्स में नजर ही नहीं आ रहा है। पहले आप देखें कहीं आप जाते थे आपको फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स नजर आते थे, साथ में लाल कलर की बाल्टियां नजर आती थी, उनमें लोग बजरी रख के रखते थे कि अगर आग लग जाए तो फौरी तौर पे बिजली की तार की आग हो तो पानी ना मारे, बजरी से बुझा दे, और वो भी रखे हुए नजर आते थे। अंदर वो जो बॉल्स होती थी आग बुझाने वाली, जिसको फेंके तो फटने के बाद उससे केमिकल निकलता है, वो नजर आती थी। ये तो वो चीजें ना जो एक आम आदमी कर सकता है, इसके लिए तो कोई फायर एंड सेफ्टी एक्सपर्ट नहीं चाहिए। एक लेमैन जो एक आम आदमी है
जो गुजर रहा है वो भी कर सकता है, लेकिन ये इंतजाम भी नहीं होते। अब देखें ना, ये कितना बदनसीब वाकया है कि अभी जो आखिरी 3 लाशें मिली हैं वो पूरी लाशें भी नहीं मिल रही, वो इंसानी टुकड़ों के अज़ा मिल रहे। यानी अभी जो डीआईजी साउथ असद रजा का कहना है कि कुल 11 अफराद की तो लाशें मिली हैं इस इमारत के अंदर से, लेकिन 3 अफराद के सिर्फ बॉडी पार्ट्स मिले हैं, यानी उनकी पूरी काबिल शनाख्त लाशें भी बरामद नहीं हो पा रही हैं क्योंकि मलबे में दबे हुए थे। तो डीआईजी साउथ जो है कराची के, उन्होंने तस्दीक करी है कि अब तक हलाकतों की तादाद जो है वो 14 हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से ईदी ने लाशें या जो रेस्क्यू ने लाशें निकाली, कल तक की तो 6 थी, फिर रात गए 5 मजीद लाशें निकाली गई तो 11 हुई, लेकिन फिर 3 बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जिनको अमानतन रखा गया है ईदी के सरखाने में। अब उनकी डीएनए सैंपलिंग होगी, मैचिंग होगी, फिर उनके अहले खाना के वर्सा का डीएनए मैच किया जाएगा, क्योंकि वो तो पूरी लाश भी बरामद नहीं हो पा रही है। तो ये किसी सानहे से कम तो बात नहीं है। देखें, जिसका प्यारा उसने अपनी आंखों के सामने आग से जलते हुए देखा रात भर, ये जो गुल प्लाजा में आग लगी रही और लोग बाहर तड़पते रहे, चीखते रहे, क्योंकि अंदर से फोन कॉल्स पे राब्ता हो रहा था। रात को कमिश्नर कराची ने बताया है कि 59 जो अफराद लापता हैं उनमें से 26 अफराद की मोबाइल की लास्ट लोकेशन जो है वो गुल प्लाजा की बेसमेंट में से ही आ रही है। अब आप देखें उस घर में क्या कुराम होगा, उनको कैसे सुकून मिलेगा कि आपको पता चले आपका कोई प्यारा इस जगह दफन है अंदर इमारत में और उसकी लास्ट लोकेशन ये कंफर्म है मोबाइल के थ्रू कि वो गुल प्लाजा की बेसमेंट में या ग्राउंड फ्लोर पर दबा हुआ है कहीं। तो कैसे फैमिली से ये ट्रॉमा गुजरेगा, कैसे फैमिली, आप मुझे बताएं कि कैसे। बिल्कुल, बहुत बड़ा दुख है और इसका दावा नहीं किया जा सकता। शोएब, हमें ये बताइएगा कि इब्तदाई तौर पर आग लगने के हवाले से कुछ मालूम हो सका, कोई वजूहात का पता चल सका? जी देखिए, बताया तो यही जाता है कि एक आर्टिफिशियल फ्लावर की शॉप थी गुल प्लाजा के अंदर, जहाँ पे वो फूल वगैरह की दुकान में इब्तिदाई तौर पे आग लगी है, लेकिन लोग ये बताते हैं कि वो आग कोई बहुत ज्यादा शिद्दत की नहीं थी, क्योंकि ये इमारत पूरी सीसीटीवी कंट्रोल थी। तो इसके जो यूनियन के जो अहदेदार हैं पास्ता साहब, तनवीर पास्ता, उन्होंने कहा कि हमने खुद से फौरी तौर पे आग बुझाने की कोशिश करी और सदर फायर स्टेशन जो है, जो सबसे करीब इस जगह से है जहां ये गुल प्लाजा में आग लगी है, उसका रास्ता 2 किलोमीटर का फासला भी नहीं है। तो 2 किलोमीटर दूर के फायर स्टेशन से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आए। एक तो कराची में आपको पता है पानी का मसला बहुत ज्यादा है, फायर स्टेशन में भी 2 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के भरने का टैंक में गुंजाइश ही नहीं होती। अब जो वाटर बोर्ड के इन्होंने हाइड्रेंट का इस्तेमाल करा है वो नीपा और सफूरा, यानी कि यहाँ से 23-24 किलोमीटर फासले से पानी के टैंकर गए, भर के पानी के मसाइल हैं, अमले के मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया शोएब, आपने इस तमाम हाल से हमें आगाह किया और यकीनन बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है और आए रोज़ हम कराची में इस तरह के वाक़यात देखते हैं। एक इमारत को आग लगती है और इंतज़ामिया हरकत में आती है, जी चेक एंड बैलेंस किया जाएगा, इमारतों को देखा जाएगा, सेफ्टी मेजरमेंट्स के हवाले से जाना जाएगा, गैर कानूनी इमारतों के हवाले से भी हम सारे डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी इमारत गैर कानूनी है, उसको जी हम मुनहदिम कर देंगे, जो मुनहदिम होने वाली हैं, जो खस्ता हाल हैं, उनको भी हम देखेंगे, चेक एंड बैलेंस करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, दावे वादे होते हैं, एक सानिया होता है, दूसरे सानिया का इंतजार किया जाता है, जब वो दूसरा सानिया हो जाता है फिर थोड़ा सा शोर डलता है और इसके बाद फिर खामोशी हो जाएगी, फिर कराची में कोई इंतजामिया हरकत में नहीं आएगी। और वैसे दावे वादे करते हैं सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला जी ये सिटी है, लेकिन और देखे ना इदारे सारे मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि इदारे मौजूद नहीं है, कवानीन मौजूद हैं, लेकिन चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, इंप्लीमेंट करने वाला कोई नहीं है। और ये जो आग है ये आग नहीं है, ये तस्वीर है। अगर आप देखें तो ये बदतरीन तस्वीर है करप्शन की, बदइंतजामी की, नाअहली की, गफलत की। ये सारे अनासर मिलकर जनाब इस तरह के हादसात को जन्म देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि बयानात आते हैं, हुकूमत की जानिब से बड़ा हमदर्दी का इजहार किया जाता है लवाहिकीन के साथ, प्यारों के साथ। और इससे पहले भी हमने देखा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है उसका किरदार बड़ा ही बुरा रहा है। हमने देखा कि कई खस्ता हाल जो बिल्डिंग्स हैं वो मुनहदिम हुई, लोग जो मलबे तले हैं वो दब गए, अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन जनाब उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ और वाकई एक और साने का इंतजार कर रहे होते हैं, मुंतज़िर होते हैं कि एक और खुदा न खास्ता वाक़या हो जाए। अब वो जो मनासिर हैं वो इतने दिल खराश हैं, किस तरह लोग अपने तई बचाने की कोशिश करें माहम। और जो कॉल्स हैं, लास्ट फोन कॉल्स हैं जो अपने प्यारों को की गई, वो कितनी दर्द भरी वो कॉल्स हैं, अगर उनको सुन लिया जाए तो शायद हुक्मरानों के कानों पर जूं रेंग जाए, शायद वो जाग जाए। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इनको इस पे भी कोई दुख नहीं होना, जिनका जाता है ना दुख उसी को होता है और किसी को तकलीफ नहीं होती। हम आज यहाँ बैठकर बात कर लेंगे, एक और सानिया होगा उस हवाले से बात करेंगे, लेकिन कराची की इंतजामिया सोई रहेगी। यहाँ वक्त ब्रेक का देखते रहे सुना पाकिस्तान।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं नींद के हवाले से। सिर्फ 5 मिनट की इजाफी नींद क्या वाकई 1 साल ज़्यादा सेहतमंद ज़िंदगी की ज़मानत हो सकती है? माहिरीन के मुताबिक नींद महज आराम नहीं बल्कि जिस्म, दिमाग और एसाबे निज़ाम की मुकम्मल रिस्टोरेशन का नाम है। और यकीनन नींद बहुत प्यारी चीज़ है। अगर आप अच्छी और डीप स्लीप लेते हैं तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल एक मीन्स के गुजार रहे हैं। आज के तेज़ रफ्तार और ज़हनी दबाव से भरपूर माहौल के अंदर बेख्वाबी एक खामोश और संजीदा मसला बन चुकी है, जो कबल अज़ वक्त बुढ़ापे, कमज़ोर याददाश्त, हार्मोनल अदम तवाज़ुन और कई दायमी बीमारियों की बुनियाद भी बन रही है। सवाल ये कि क्या नींद की गोलियाँ इस मसले का हल हैं या मसले को मज़ीद पेचीदा बना देती हैं? और क्या नेचुरोपैथी में बेख्वाबी का कोई महफूज, कुदरती और देरपा इलाज मौजूद है? इन्हीं अहम सवालात के जवाब जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ नेचुरोपैथी एक्सपर्ट जनाब जमील मेहरवी साहब। जमील साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले तो हम अगर साइंसी एतबार से नींद को सेहतमंद और तवील उम्र के साथ किस तरह से जोड़ा जाता है, किस तरह से लिंक किया जाता है? बहुत शुक्रिया जी। एक्चुअल बेसिकली बात यह है कि हमारे यहाँ जो मसले हैं ना वो मसले ये हैं कि एक तो हम टाइम से सोना हमने छोड़ दिया हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हदायत की रोशनी में देखा जाए, आप सल्लम से ये बात मिलती है, हदीस में साबित है कि ईशा पढ़ते ही फ़ौरन जो है वो सोया जाए, अपनी रोशनियाँ, चिराग जो है वो उसको गुल कर दें और उसके बाद अपनी खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर लें और सो जाएं। अर्ली सोना और अर्ली उठना जो है, इस बात के ऊपर अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं। ख़ास तौर पे एक छोटे से मुल्क की बात करूंगा, थाईलैंड की, बैंकॉक वगैरह का एरिया। कई दफ़ा मैंने विज़िट किया, वहाँ का देखा है। वहाँ पे सुबह 7:30 से 7:45 बजे मार्केटें ओपन होना शुरू हो जाती हैं और 8 बजे ओपन हो जाती हैं, और शाम को 4 बजे ऑल द मार्केट वाज क्लोज्ड। और उसके बाद 2 घंटे के बाद सिर्फ कुछ रेस्टोरेंट्स, बार और वहाँ के कल्चर के मुताबिक इंटरटेनमेंट का जो ज़रिया है वो चीज़ें सिर्फ ओपन होती हैं, बाकी सारी मार्केट्स ऑफ हो जाती हैं 4 बजे। एक तो वो जाके अपनी फैमिली, बच्चों को टाइम देते हैं, इंटरटेन करते हैं, टाइम से सोते हैं, चूँकि उन्हें पता है कि हमने अगले दिन सुबह अर्ली उठना है। बीइंग अ मुस्लिम, 1980 में अगर हम देखें ना तो वहाँ एक विज़िट हुआ था, तो उस वक़्त तरबूज खा के उसका छिलका फेंका तो वो जो कौम थी वो छिलका भी उठा के खाती थी, यानी इतनी गुर्बत थी। और आज आप देख लें, एक थाई बात जो है ना वो पाकिस्तान के कितने रुपए आप देंगे तो आपको एक बात मिलता है, कितनी वो तरक्की कर गए, क्या कुछ उन्होंने किया। सो उसके मुताबिक भी देखा जाए तो हमें जल्दी सोने का हुक्म है अपने नबी आखिरुज़्ज़मान से, क्योंकि नेचर और फितरत के करीब रहना है। वो जो रोशनियाँ गुल कर दो, चिराग बुझा दो और जल्दी सो जाओ की बात है, वो आज साइंस जो है ये वहाँ पहुँची है कि अगर हम 10 साढ़े 10 बजे तक सो चुके हों तो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन हमारी बॉडी में एक बनना शुरू होता है और 2-2:30 बजे के करीब जाके ये रात को रिलीज होता है। 2-2:30 बजे जब ये रिलीज होता है तो उसके बाद आपकी पूरी बॉडी की ट्यूनिंग, ओवरऑलिंग वगैरह सारी करता है और आपके पूरी बॉडी के एक एक नस के सॉफ्टवेयर को अपडेट करके रिन्यू कर देता है। हम उसको बिल्कुल उस वक्त तक हम जाग रहे होते हैं जब तक वो जो सो गया हुआ है उसका रिलीज हो चुका हुआ है। इवन दो कि अगर हम इसमें देखें तो ये बात भी बताना कोई इतना बड़ा कोई मसला या मज़ाइका खेज़ बात नहीं होगी कि मियाँ बीवी का जो अज़दवाजी ताल्लुक़ है वो भी अगर हम पुराने दौर में देखते हैं तो ये अर्ली सोते थे और उसके बाद ये उठते थे रात को 2:30-3 बजे के करीब, और उसके बाद वो अपने मामलात से फारिग होकर उसके बाद वो गुस्ल करके उसके बाद वो तहज्जुद और फजर पढ़ते थे और फिर बच्चों को उठाया जाता था कि उठें भाई, सबने पढ़नी है। अब जब हम इस वक्त बैठ के बात कर रहे हैं तो अभी भी बहुत सारे लोग सोए हुए हैं, और जो सोए हुए हैं उनको उठा दीजिए। अब उनको एक शटअप कॉल दे दें कि खुदा का खौफ करेंगे, उठना बड़ा जरूरी है। इससे हमारी एनर्जी क्राइसिस देख लें कितने हैं, हमारी अपनी बॉडी के साथ कितने मसले हैं। और ये जो लोग कहते हैं ना हमें रात को नींद नहीं आती और हम देखकर जागते हैं, इनका बेहतरीन हल सबसे पहले तो ये है कि इनको सुबह जो है ना वो 5-6 बजे के करीब उठा दें, जल्दी उठा दिया जाए, इनको उठा दें और उस पानी फेंक के उठाए नहीं उठते तो उसके बाद ये 2-3 दिन आपको इनको उठाना पड़ेगा और उसके बाद पूरा दिन इनको सोने ना दें। नींद का क्लॉक पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी। आप इनको सोने ना दें दिन में, सही
तो ये 2 से 3 दिन सिर्फ आपको लगेंगे महज, और उसके बाद ये सुबह 5-6 बजे उनको उठा दें, नहीं सोए पूरी रात, उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, आप मोबाइल पे खेल रहे हैं, लैपटॉप पे हैं, किसी भी चीज पे बैठे हैं, ओके लगे रहो, लेकिन सुबह 5 बजे या 5:30-6 तक आप उठा के उसके बाद उनके जी आपको अब सोने नहीं देना, पूरा दिन गुजारेंगे, एक दिन गुजार लेंगे, शाम को देखिएगा मगरिब के फौरन बाद नींद आती है कि नहीं आती। एक तो ये सर्कल ठीक करें। सही। दूसरी बात यह कि वो जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है जिसने हमें सेहत देनी है, आपने तो कहा ना 5 मिनट के वो जो अगर सोएंगे तो आपकी नींद कितनी बढ़ा देगा, आप इस तरह सोएंगे तो आपकी सेहत, तंदुरुस्ती, बीमारी उससे अजाला हो रहा है आपका, आपकी पूरी बॉडी जो है वो एक्टिव हो रही है। और अगले दिन आप देखें ना, रात को जितना भी आप सोएं, बहुत थोड़ा भी अगर कोई सोता है ना किसी मजबूरी में, तो देख लेंगे सुबह कितना वो फ्रेश होता है, लेकिन अगर वो सोने का टाइम जो है ना वो भी देखना हमें। दूसरी बात कि अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो उसके जो मसाइल हैं, जैसे बहुत सारे उनमें चाय पीने वाले बहुत हैं जिनको चाय पीने से नींद नहीं आती, इसलिए कि चाय गर्मी खुश्की पैदा करती है, तो गर्मी खुश्की का एलिमेंट जितना बॉडी के अंदर बढ़ता जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर जो सिक्रीशंस है, जो रतूबात हैं वो कम होती जाएंगी, जैसे वो कम होती जाएंगी खुश्की का अंसर बढ़ता चला जाएगा, तेजाबियत, एसिडिटी, गैसेस भी आएंगी, ब्लोटिंग भी होगी, मैदे के मसाइल भी होंगे और बेशुमार आगे मसाइल भी। साहब जो तो रात में चाय पी लेते हैं उनको तो फिर इसीलिए भी नींद नहीं आती है। गर्म दूध लें 1 गिलास, उसके अंदर आप 1 चम्मच देसी घी डालें और उसको अच्छी तरह गरम दूध में, आप तेज गरम दूध में आप उसको फेंट लें। फेंटने के बाद उसको सिप लेके जो है वो नीम गरम पिया जाए। आप जिसको नींद नहीं आती, वो खुश्की के मसाइल हैं उनके, तो उनको आप जब ये दूध घी देंगे बशर्ते के शाम का खाना मगरिब तक या मगरिब से पहले तक खा लिया जाए और उसके बाद 8-8:30 बजे उसको दूध दिया जाए। और उसके बाद शिकायत करते हैं कि दूध पी लेना तो उनको रेशा होता है। नहीं, दूध से रेशा नहीं होता, मसाइल और बड़े हैं। अगर रेशा कहीं पे पड़ा हुआ है तो वो आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा उसको निकाल रहा है। असल पे हम अपनी बॉडी से कोई चीज निकलने भी नहीं देते। जो कोई चीज निकलना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं वो ये पता नहीं आना शुरू हो गया, बॉडी में कहीं पड़ा है, एक्स्ट्रा पड़ा है, उसको निकल जाने दें, निकल जाएगा तो आपके लिए ज्यादा अच्छा। मेहरवी साहब, रूटीन के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, ज़हनी दबाव है, कुछ एंजाइटी भी है, ये भी कहते हैं कि आपकी नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, खाली आपकी रूटीन का मसला नहीं है। उसमें एच पैलोरी इस वक्त जो है वो मैदे का अल्सर जो कि एच पैलोरी तक जा पहुंचा, उसमें मुताफन कीड़े पैदा हुए, बैक्टीरिया, और वो भी बड़े सारे असाबी मसाइल पैदा करता है, आपके नफ्सियाती मसले पैदा करता है। बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को मैदे के और मैदे से रिलेटेड को ऑर्गन्स जो करीब हैं, जैसे पैंक्रियाज है, पित्ता है, जिगर है, इन एरियाज में वो कैंसर डेवलप कर रहा है। अच्छा। और हमें इसका अंदाज़ा ही नहीं है, और हम सिर्फ वक्ती तौर पर उसकी कुछ दवाइयाँ खाकर, अंग्रेज की बनी दवाइयाँ खा के ना, हम समझते हैं कि शायद अल्लाह हमें शफा दे देगा, तो ये मुमकिन नहीं है। तो वहाँ जो नफ्सियाती मसले बन रहे हैं ना, वो भी उस वजह से आ रहे हैं क्योंकि वहाँ भी वही अंसर है कि हम बादी चीज़ें या तजाबियत वाली चीज़ें जो है वो तेज़ मिर्च मसाला जात बहुत ज़्यादा जब हम इनटेक करेंगे, आपके बर्निंग होगी, एसिडिटी होगी, उससे कई सारे इश्यूज आपके आगे ब्लड में, और फिर आपकी नींद का क्या मसला बनेगा, नींद तो फिर खराब होगी। साहब, हम ये भी देखते हैं बाज़ लोग, कुछ लोग जो खुश नसीब लोग होंगे जिनको डीप स्लीप आती है, मतलब काफ़ी लोग हैं जो ये शिकवा करते हैं कि उनको डीप स्लीप का टाइम ड्यूरेशन गुजर जाता है या नींद पूरी होती नहीं है, कच्ची नींद होती है, रात में उठ जाते हैं, ये क्या प्रॉब्लम है? और इसमें फिर एक तो ये बेखाबी का ये है कि सर में मसाज, एक तो हम सर में ऑयल नहीं कर रहे, ऑयली नहीं कर रहे अपने सर को ना। आप किसी से पूछेंगे ना सर में बालों में तेल कब लगाया, तो सोचते हैं अच्छा कब लगाया पता नहीं, हालांकि डेली नहाना है और डेली सर में तेल लगाना है, और हफ्ते में 2-4 दफ़ा कोशिश की जाए कि हम जो है ना वो सर में तेल लगाएं, अच्छा सारा मसाज करवा के रात को सो जाएं, और सुबह उठकर जो है वो हम दोबारा गर्म पानी से नहा के उसके बाद फिर थोड़ा सा तेल लगाना है। एक तो वो करना है, दूसरे सर में जो हमारे यहाँ खुश्की सिकरी के मसाइल पैदा होते हैं वो भी नहीं होंगे, और यही खुश्की आपको ये भी प्रॉब्लम करती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें यह है कि वो दौर बहुत अच्छा था ख़वातीन का, जब देसी घी में बादाम जला के तो सर पे मसाज करते थे। इसी तरह से रोगने ज़ैतून है, ज़ैतून के तेल का मसाज भी पूरी बॉडी पे, फुल बॉडी या सर के ऊपर भी बहुत अच्छा है। इसी तरह से रोगने कद्दू है, उसका भी तेल जो है वो भी बहुत अच्छा है। कद्दू है, कऊ है, खशखाश है, बादाम है, कलवंजी है, इन 5 चीज़ों का तेल निकाल कर हम लेकर बाज़ार से हम वज़न जो है
इसको अगर मिक्स करके ये भी सर पे लगाया जाए, ये कंधे शोल्डर वगैरह मसाज किए जाए तो बहुत पे भी ऑयलिंग करें तो उससे भी बड़ी अच्छी आपको नींद आती है। वो बहुत अच्छी, वो सिर्फ ऑयलिंग ही नहीं की जाए बल्कि नीचे से आप अंगूठों के साथ ना उसको, उसके डिफरेंट प्रेशर पॉइंट हैं पूरे। ये अगर फर्ज करें पाँव का तलवा है तो आप इसके नीचे ना ऐसे करके दोनों अंगूठों के साथ ऐसे डिफरेंट एरियाज में आप ऐसे ऐसे करके उसको थोड़ा सा प्रेस करते रहें तो यहाँ भी बेशुमार आपकी बॉडी के प्रेशर पॉइंट है, डिफरेंट ऑर्गन्स के प्रेशर पॉइंट है। मसाज होना चाहिए पिंडलियों का। असल पे वो तरीके हमने सारे ख़त्म कर दिए जो पहले हमारे यहाँ एक इस खित्ते के अंदर राइज थे और सदियों से वो राइज थे। अब तो इवन यहाँ तक ये पोजीशन बन रही है कि आपके मुल्क के अंदर इस वक्त एक बड़ा मसला जो वो सर उठा रहा है वो ये है कि एक नया एक्ट आ रहा है, एक ड्रग एक्ट नया आ रहा है और उसके अंदर से आपका जो इस्लामी तरीका है उसको भी कदगन लगाने की कोशिश हो रही है। हालांकि हम उसको बड़ा सख्ती से कंडेम्ड कर रहे हैं कि आप सल्लम का अपना तरीका इलाज है, मुसलमानों का अपना एक इस्लामी तर्ज ज़िंदगी है और सदियों से मुहित पूरी दुनिया के अंदर जो है वो हर्बल या जो नेचुरोपैथिक तरीका इलाज था। अब उसकी बजाय कि वहाँ से चाइना वाले आए और वो यहाँ आके अपनी चाइनीज़ प्रोडक्ट को यहाँ पे नेचुरोपैथिक के पॉइंट से वो डील किया जाए और उनकी लिखी हुई दवाइयाँ या उन्हीं को किया जो अपना है उसको हम छोड़ें, तो या तो फिर ये हो ना कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के भी तबीब जो है उनको भी इजाज़त दे कि वो वहाँ जाकर भी इलाज करें ना, वहाँ उनका तरीका इलाज भी राज होने दिया जाए, ना कि हम सारे बाहर से लेंगे तो फिर हमारा सारा पैसा जो है वो कहाँ जाएगा। बिल्कुल मैरवी साहब, आपने मसले हैं यहाँ पे, मसले ही मसले हैं और अगर हम बाहर के तरीकों को अडॉप्ट करें तो बाहर वाले हमारे क्या तरीकों को अडॉप्ट करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नेचुरल वेज में ही आपको नींद आ सकती है, आप बस टाइम से सोना शुरू कर दें, क्लॉक अपनी बॉडी का सेट कर लें। आप टाइम से सोएंगे तो आप टाइम से जागेंगे तो टाइम से आप सो भी सकेंगे और ये बहुत ही अच्छा नुस्खा, 3-4 दिन आप प्रैक्टिस करें, आपकी नींद बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, और उस सेगमेंट का वक्त आ गया है जिसका सबको इंतजार रहता है कि आपका वीकेंड कैसा गुजरे। वीकेंड तो बहुत अच्छा गुजरेगा, पूरा वीक कैसा गुजरेगा और क्या आपके मामलात रहेंगे, तो हम चलते हैं। वीकडेज यानी कैसे रहेंगे, वीक रहेंगे या स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो ये जान लेते हैं। जनाब टैरो कार्ड रीडर दाऊद जी, दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं। दाऊद साहब वेलकम कहते हैं आपको सुनो पाकिस्तान में। एरीज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया। इस वीक में 2 बुरूज के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की तब्दीलियाँ, लेकिन 2 बुरूज के लिए एहतियात भी है। बहुत सी चेंज के साथ इस वीक को हमने गुजारना है। बात करते हैं एरीज बुर्ज हमल वालों की कार्ड ऑफ दी वीक की बात करें तो ये वीक के लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, कामयाबियाँ लेकर आएगा। बड़ी चेंज आप देखेंगे एरीज वाले अगर जो सोच रहे हैं वो सोच उनके मामलात में इनकी एक प्रोडक्टिव साबित हो सकती है। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो ओवर थिंकिंग से आपने बचना है। ओवर थिंकिंग हमेशा मामलात इनके ख़राब करती है। और जनाब मोहब्बत की बात करूं तो अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। अगर बात करूं इन लोगों के जनाब एजुकेशन के मामलात तो तलबा तालबात के लिए ये वीक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेकर आया है। हेल्थ की बात करूं तो सेहत से मुतल्लिक़ बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। और जनाब ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं, तो ट्रैवलिंग थोड़ी सी एहतियात करें। आपको मून एनर्जी इस वीक में मैसेज दे रही है जनाब, बड़ा सोचें, बड़ी तस्वीर की तरफ देखें ताकि आप कामयाबियाँ समेटें। और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द इस वीक में आपके कामों में एक ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी लेकर आएगा। टॉरस बुर्ज सौर वालों की बात करें इस वीक में कार्ड ऑफ द वीक बुर्ज सौर वालों की क्या एनर्जी नजर आती है, तो बुर्ज सौर कहीं ना कहीं स्टक नजर आते हैं, काम रुके हुए हैं, प्रॉब्लम में का शिकार नजर आते हैं। ये कौन सी वजूहात हो सकती हैं? चेंज चाहते हैं अपने ज़िंदगी से मुतल्लिका, अपनी लाइफ से मुतल्लिका, और जनाब ये चेंज बिल्कुल हो सकता है। बेसिकली आपको अपनी नॉलेज, अपना विजडम और अपनी सोच और अपनी इन चीज़ों को क्लियर करके चेंज लेकर आना है। जॉब और बिजनेस की बात करें तो जॉब और बिजनेस में उदासी है, नेगेटिविटी हो सकती है। ये किस बात की उदासी है? ये जनाब वही बात, बैलेंस है, कुछ एग्रीमेंट साइन होना है, उनको तय करने की कोशिश है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत बहुत अच्छी वर्किंग है। और जनाब बात करें आप लोगों की एजुकेशन, तलबा तालबात को अपना फोकस बेहतर कर लेना चाहिए। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। आप गाड़ी वगैरह चलाएँ तो एहतियात से बिस्मिल्लाह व तवक्कलतु अल्लाह पढ़ के चलाएँ। और जनाब यहाँ पे आप लोगों को मून मैसेज दे रहा है, आप अपने लिए काफ़ी हैं। और पढ़ने के लिए या अरहमर राहिमीन का विर्द इस वीक में इनके लिए एक बहुत चेंज पॉजिटिव। बुर्जौजा जमनाई वालों की इस वीक में कार्ड ऑफ द वीक की बात करें तो बुर्जौजा डबल माइंडेड है किसी बात को लेकर। किस बात से मतलब आप डबल माइंडेड हैं जनाब, ये भी हम देखते हैं। कुछ नया आगाज, कुछ अच्छा शुरू करना चाहते हैं, क्या आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे?
नहीं जी, आपको फाइट करना है इस वीक में। आपको सिर्फ Fight अपनी करनी चीज़ें स्मूथली चेंज करना, चेंज नहीं करना, स्मूथली लेकर चलना है। जो चल रहा है उसको वैसे ही चलाएं। जॉब और बिजनेस की बात करें तो खुशियां हैं, कामयाबियां हैं, पैसा बिल्कुल आएगा जनाब इस वीक में। और जनाब बात करें आप लोगों की मोहब्बत से मुतल्लिक़, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपने सोलमेट से गुस्सा नहीं करना, लेकिन चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, ज़रूर जाएंगी। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में चेंज सब्जेक्ट वाइज हो सकता है। हेल्थ आप लोगों की बेहतरीन है, वॉक कर रहे हैं और ट्रैवल बिल्कुल कर रहे हैं आप, ट्रैवलिंग की अच्छी एनर्जी है। और पढ़ने के लिए जल जलाली वाल इकराम का विर्द और मून एनर्जी का मैसेज आप लोगों के लिए, सांस लेने के लिए वक्त निकालें, अपने लिए भी वक्त निकालें। सांस लेने के लिए वक्त निकालें। ओहो हो। जनाब अब है कैंसर। कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी क्या नजर है? कार्ड ऑफ द वीक कैंसेरियन का क्या होने जा रहा है? देखें, ये वीक है मुशावरत का, ये वीक है आपस में राब्तों का, ये वीक है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप वीक समझ सकते हैं आप। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो जॉब और बिजनेस में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत अच्छी एनर्जी है, कामयाबी मिलेगी। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में 50-50 है, चीज़ें तोहफे तहाइफ और आपस में मुशावरत से ही बेहतरी की तरफ जाएंगी। और जनाब एजुकेशन नहीं सही, हेल्थ ज़बरदस्त है, ट्रैवल आप लोग बिल्कुल बैलेंस करके कर सकते हैं। मून एनर्जी का मैसेज है, आप अपना मकसद हासिल करने के बहुत करीब हैं और सूरह इखलास का विर्द आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। बुर्ज असद लियो। बुर्ज असद, कार्ड ऑफ द वीक लियो। ओवर थिंकिंग, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना और प्लानिंग, ये वीक प्लानिंग का है और बहुत अच्छी एनर्जी है। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो कहीं ना कहीं बहस और लड़ाई झगड़े आपकी एनर्जी को ख़राब कर देते हैं। और बात करें जनाब आप लोगों की मोहब्बत की तो मोहब्बत में अपॉर्चुनिटीज तो बिल्कुल मिलेंगे, किंग ऑफ कप। और जनाब एजुकेशन बिल्कुल ज़बरदस्त है। हेल्थ की बात करें तो ज़बरदस्त सेहत के मामला, ट्रैवल आप बिल्कुल कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का विर्द आप लोगों के लिए बहुत अच्छी एनर्जी। और मून मैसेज दे रहा है, खुदाई के सामने हथियार डाल दें। बुर्ज सुमला। बुर्ज सुमला विर्गो, इस वीक में कार्ड ऑफ द वीक एनर्जी बुर्ज सुमला क्या नजर आता है? कामों का बहुत ज्यादा बर्डन आपके ऊपर आने वाला है इस वीक में, ज्यादा काम करने पड़ेंगे, इसलिए ज्यादा प्लानिंग की जरूरत है। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, लेकिन चीजों को सही करने की कोशिश की तरफ आए। मोहब्बत की बात करें तो बहुत अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, एजुकेशन ज़बरदस्त है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ क्लैरिटी मिल जाएगी कि सेहत को कैसे सही करना है। और ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं। और मून एनर्जी का मैसेज है, आपके अज़म की जांच की जा रही है और पढ़ने के लिए यह जल जलाली वाल इकराम का विर्द आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। लिब्रा बुर्ज मेज़ान, लिब्रा वालों की इस वीक में कार्ड ऑफ द वीक ओवर थिंकिंग नहीं है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। 2-3 ऑप्शन इस वीक में आपके पास आएंगी और उनके ऊपर आप काम करेंगे। बात करें आप लोगों की जॉब और बिजनेस, बिल्कुल अच्छी एनर्जी है, बेहतरीन एनर्जी है, पैसे आ रहे हैं जनाब इस वीक में। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में एहतियात, ऐसे वादे और अहदो पैमा नहीं कीजिएगा जिससे आपको प्रॉब्लम हो, इसलिए एहतियात करिएगा। और बात करें यहाँ पे आप लोगों के एजुकेशन, सुस्ती को ख़त्म करना पड़ेगा तलबा तालबात को। हेल्थ बेहतरीन है, ट्रैवल आप बिल्कुल रूहानी सबर पेश आ सकता है। और मून का मैसेज है, रूहानियत और अमलियत में तवाज़ुन रखें और पढ़ने के लिए या हय्यू या क़य्यूम पानी में दम करके पिएं और अपने कामों के लिए पढ़िए। स्कॉर्पियो बुर्ज शुक्र, स्कॉर्पियो कार्ड ऑफ द वीक कहीं ना कहीं मायूस है, उदास है, किसी ना किसी मामले से मुतल्लिका आपके मामला जिस तरीके से चाहिए होने वो नहीं हो रहे। क्या वजह हो सकती है यहाँ पे? अच्छा जी, आप बड़े मामलात और बड़ी कामयाबी की तरफ जाना चाहते हैं, क्या जा पाएंगे? बिल्कुल अच्छी एनर्जी है और ये बड़ी खबरें हैं, मायूसी से ही निकलना है और आगे बढ़ना है। जॉब और बिजनेस जज्बाती नजर आते हैं, अचानक बड़े फैसले, बड़ी मदद। और मोहब्बत में एहतियात करिएगा। और जनाब एजुकेशन ज़बरदस्त है, हेल्थ ज़बरदस्त है, ट्रैवल बहुत अच्छा हो रहा है इस वीक में। और मून का मैसेज है, आपको कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकालना है ताकि बेहतर कामयाबियाँ मिलें। और पढ़ने के लिए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द अच्छी एनर्जी लेकर आएगा। सजिटेरियस कार्ड ऑफ द वीक, सजिटेरियस बहुत अच्छा वीक है जनाब आपके लिए। मैं समझता हूँ कि जो 2 बुर्ज का मैंने कहा था कि चांदनी होने वाली है, तो सजिटेरियस आप वो बुर्ज हैं जो इस वीक में कामयाबियां हासिल करेंगे। और जनाब जॉब और बिजनेस की बात करूं, बेहतर अच्छी एनर्जी है, नेगेटिविटी दूर निकल आएगी। और जनाब बात करें आप लोगों के मोहब्बत की, तो वालिदैन के फैसलों को फौकियत दीजिए, लेकिन बहुत सी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। और जनाब एजुकेशन में एहतियात है, ट्रैवल कर सकते हैं और बहुत से चेंज हैं। यहाँ पे मून एनर्जी मैसेज दे रही है,
आपके ख्वाबों को एक अमली मंसूबे की जरूरत है, वो आप कर रहे हैं। और पढ़ने के लिए आप सूरह फलक और सूरह नास विद कर सकते हैं। कैप्रिकॉन कार्ड ऑफ द वीक। कैप्रिकॉन वालों का क्या है? देखिए, आपको नेगेटिविटी से निकलना है, आपको उन लोगों से बचना है जो कि आपके काम रोक रहे हैं। आप क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े फैसले की तरफ, सैटर्न की एनर्जी है ना बेसिकली। और क्यों है ये आपकी? अच्छा, गुस्सा, बिल्कुल। आप जब गुस्सा करेंगे तो लोग आपको चीट करेंगे, आपके काम खराब करेंगे, इसलिए आपने गुस्से को कंट्रोल रखना है और बेहतर प्लानिंग के साथ चलना है। जॉब और बिजनेस में प्रेशर है कामों का, बिल्कुल है, और अरबाब का भी, इख्तियार का भी प्रेशर है। मोहब्बत बिल्कुल अच्छा है, शादी की एनर्जी है, प्यार की एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। एजुकेशन बहुत अच्छी है। हेल्थ आप लोगों की डिस्टर्ब है, सेहत का ख्याल करें। और जनाब ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जी, आप लोगों के लिए इस वीक में पढ़ने के लिए आयतल कुर्सी 21 मरतबा पानी दम कर पीना है। और मून भी यही कह रहा है, ये वक्त है शिफा का, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही है। एक्वेरियस कार्ड ऑफ द वीक। एक्वेरियस बेहतरीन एनर्जी है, खुशियां हैं, कामयाबियां, फैमिली को वक्त देना इस वीक में आपके लिए बड़ा सूदमंद होगा। जॉब और बिजनेस की बात करें, बहुत अच्छी एनर्जी है, पैसे। और आप सेकंड वो बुर्ज हैं जो कि इस वीक में बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं जनाब। और जनाब बात करें यहाँ पे आप लोगों की, एजुकेशन बहुत अच्छी है, हेल्थ जबरदस्त है, ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब ट्रैवल करें तो किसी को बताएं मत। और जनाब यहाँ पे आप लोगों के लिए मून एनर्जी मैसेज दे रही है, जज्बात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है। और जनाब यहाँ पे पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और आयत करीमा कसरत से पढ़ना एनर्जी को बूस्ट करेगा। स्पाइसेस का ये हफ्ता कैसा रहेगा? स्पाइसेस कार्ड ऑफ द वीक, बुर्ज हौत, बहुत अच्छी एनर्जी है। किंग ऑफ कप, बिल्कुल चीजें बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी। जॉब और बिजनेस, अच्छा जॉब और बिजनेस में तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? प्रॉब्लम ये कि सुस्ती काहली से बचना है। बहुत सी चीजें करने के लिए आपको एनर्जेटिक होना पड़ेगा। जॉब और बिजनेस के साथ मोहब्बत की बात करें तो जो बातें अपने तक रखेंगे उसी का फायदा है। हिडन चीजें, हिडन मोहब्बत, प्यार, एजुकेशन में एहतियात, नहीं सही एजुकेशन, हेल्थ जबरदस्त है, ट्रैवल बिल्कुल करेंगे। और जनाब क्या नहीं करना, जज्बाती नहीं होना आपको इस वीक में, मोहब्बत के साथ साथ। और मून एनर्जी आपको मैसेज दे रही है, जीत के नताइज की पेशन गोई की गई है। और पढ़ने के लिए या जल जलाली वाले इकराम का विर्द आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका दाऊद साहब। और 12 के 12 सितारों का आपने बता दिया हाल अहवाल, हफ्ता कैसा गुजरना है जनाब। अब आपने देखना है कि आपने जो पेशगोई की गई है दाऊद साहब की तरफ से, उन्होंने उसके मुताबिक किस तरह से गुजारना है। तो ये सब कुछ बहुत जरूरी है जनाब। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और हमने सितारों का हाल तो जाना कि पूरे वीक क्या रहेगा और सर्दी की शिद्दत कैसी रहेगी पूरे वीक में, कहाँ कहाँ धुंध होगी, कहाँ बर्फबारी होगी, ये सूरत हाल भी हम इस सेगमेंट में जानेंगे। लाहौर हो या सियालकोट जनाब, धुंध का राज ऐसा है कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता। और मोटरवेज M2, M3 और M11 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और महकमा मौसमियात ने बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई भी कर दी। और अगर आप सफ़र का इरादा रखते हैं तो पहले रूट क्लियरेंस ज़रूर चेक करें, क्योंकि इस वक्त GT रोड और मोटरवेज दोनों पर हालात जो हैं वो मखदूश हैं। और मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इरफान विर्क साहब। इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। पहले से ये बताइएगा कि ये महज कुदरती धुंध है या हम इसे स्मोक का ही एक बिगड़ा हुआ तसलसल समझे जो हद निगाह हम देख रहे हैं सिफर कर रहा है? देखिए, अभी जो धुंध की कैफियत है मुख्तलिफ इलाकों में वो अभी जारी है। सुबह के वक्त और लेट नाइट जो है ना वो धुंध पड़ रही है। शुमाल मशरकी पंजाब के इलाके और मोटरवेज के अलॉन्ग, क्योंकि ये खुला एरियाज हैं, तो यहाँ पर जो है ना वो धुंध पड़ रही है। आगे आने वाले दिनों में इस धुंध में जो है ना वो कमी मुतवक्के है। और इस रवां हफ्ते के दरमियान में जाके बुध, जुमेरात और जुमे को एक बारिश बरसाने वाला स्पेल पाकिस्तान के मगरबी इलाकों से दाखिल होगा और फिर वो बलाई इलाकों में दाखिल हो जाएगा। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी और बाज़ इलाकों में जो है ना वो बारिश भी होगी। जी अच्छा इरफान साहब, इस स्पेसिफिक वीक के हवाले से अगर हम बात कर लें तो बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई के हवाले से हमें बताइएगा क्या सूरत हाल रहेगी और क्या धुंध में कमी का कोई इम्कान भी है? देखिए, जब ये बारिश वाला स्पेल आएगा इस दौरान में जिन इलाकों में धुंध हो रही है इन इलाकों में धुंध में कमी आ जाएगी, धुंध ख़त्म भी हो जाएगी बाज़ इलाकों में।
और ये बारिश वाला स्पेल जो होगा ये बलूचिस्तान के इलाकों में बारिश करेगा, पहाड़ों पर बर्फबारी करेगा, कोयटा, योब, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, बार खान, खुजार, सिब्बी और नौकुंडी के इलाके इसमें शामिल होंगे। इसके बाद ये जो है ना बालाई इलाकों में, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, दीर, स्वात, कोहस्तान, चित्राल, इस दौरान में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहाड़ों पर हैवी स्नोफॉल भी हो जाएगी। ख़ास तौर पे जुमेरात के रोज़ जो है ना ये आपने जोबन पे होगा ये वाला स्पेल, जिससे जो है ना पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा जो है ना वो बर्फबारी भी हो सकती है, यानी कि हैवी शावर्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा बलाई पंजाब के इलाकों में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी दौरान में जो है ना वो बारिश भी हो जाएगी। अच्छा इरफान साहब, मरी जो प्लान कर रहे हैं जाने का, उनके लिए क्या सजेशंस है और मरी का मौसम कैसा रहेगा? क्या बर्फबारी हो सकती है? देखिए, ये वेदर स्पेल हिट करने से पहले जो है वो जाके उधर आप अपना कोई बंदोबस्त कर लें। दूसरा ये है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है ना मुतावन करें और उनकी जो अहकामात हैं उसके मुताबिक, और वो जो गाहे बगाहे जो है वो अपने पैगामात और इस तरह की चीज़ें वो देते रहते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए अपने जो है वो जो प्लान है उसको तरतीब दें। बाकी ये है कि ये बुध की शाम, रात, जुमेरात और जुमे की सुबह तक ये वेदर जो होगा ये कागान, नारान, मरी, गलियात और कश्मीर के इलाकों, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में भी जो है ना इस दौरान में बर्फबारी एक्सपेक्टेड है। इस दौरान में बाज़ टाइम पे जो है ना वो हैवी शावर्स भी हो सकते हैं। अच्छा इरफान साहब, हमें ये भी बताइएगा कि ये जो गुज़श्ता दिनों सर्दी का सिलसिला था, हफ्ते तक अगर हम उसे कहें, तो ये जो कड़ाके की सर्दी है ये अब हम समझें कि हम इससे निकल गए हैं या आगे भी कोई इस तरह का सर्दी से हमारा आमना सामना हो सकता है? देखिए, अभी ये जो स्पेल आएगा बारिश वाला, इस दौरान में आपके जो दिन के दर्जा हरारत हैं दोबारा से कम हो जाएंगे। जब बादल रहेगा, क्लाउडी रहेगा, तो जिन इलाकों में बारिश होगी और दूसरे इलाकों में भी जो है ना वो दर्जा हरारत में थोड़ी सारी कमी आने के चांसेस हैं। और सर्दी जो है, जिस तरह के अभी लग रहा था कि ये सर्दी बिल्कुल चली गई है, लेकिन ये जैसे ही बारिश होगी इससे सर्दी फिर दोबारा से होगी, लेकिन वो सर्दी नहीं है जो सारे जो कड़ाके की सर्दी या रिकॉर्ड ब्रेकिंग सर्दी, वो उस तरह की नहीं है, लेकिन इसमें सर्दी जरूर होगी। सही, सर्दी का एक और स्पेल आएगा। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। और अभी हम देख रहे हैं सर्दी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी आई थी और शिमाली इलाका बर्फबारी होगी और जब बारिश होगी तो मुख्तसर वहाँ भी है कि सर्दी जा नहीं रही, बारिशों के बाद सर्दी आ रही है और मेरा ख्याल है आप भी जा रही हैं और वेदर बता रही हैं। जी, मैं जा रही हूँ और मैं बता रही हूँ कि मुख्तलिफ शहरों में हम देखेंगे कि क्या दर्जा हरारत रहेगा। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों और बालाई सिंध के अजला में दरमियानी से शदीद धुंध का राज बरकरार है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गिलगित का टेम्परेचर देख लेते हैं। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत है 6 और कम से कम -5 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। स्कर्दो की बात करेंगे। स्कर्दो में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर है 0 और कम से कम -8 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द और मतला अब्र आलूद रहेगा। आज़ाद कश्मीर के मौसम की बात करें तो यहाँ पर बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की बात करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 16 और कम से कम 4 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 10 और कम से कम -4 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सुबह के औकात में कोहरा पड़ने की पेशगोई की है। और अब आपके साथ शेयर करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का मौसम। KPK में मौसम की सूरत हाल ये है कि जी बेशतर अजला में मौसम सर्द है और खुश्क है, जबकि शिमाली अजला में शदीद सर्द रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर का रुख करते हैं। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 20 और कम से कम 6 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात करते हैं, जिसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 4 और कम से कम -5 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, मर्दान, नौशहरा, चारसदा, लकी, मरवत और सवाबी में धुंध छाए रहने की तवक्को है।
और अब नजर डाल लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन यानी कि पंजाब के मौसम पर। तो यहाँ पर सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 16 और कम से कम 7 डिग्री रहने का इम्कान है। बात करें अगर शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 19 और कम से कम 7 डिग्री रहने की तवक्को है। जिक्र करें औलिया के शहर मुल्तान का, तो मुल्तान में जी ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 21 और कम से कम 7 डिग्री रहने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मौसम शदीद सर्द रहेगा, जबकि सियालकोट, शेखुपुरा, कसूर, साहिवाल, बहावलपुर और रहीम यार खान में धुंध छाए रहने का इम्कान है। और अब नजर डाल लेते हैं बलोचिस्तान के मौसम पर। बलोचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा हो गया है। कोयटा की बात करते हैं। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा पारा हम देख रहे हैं 10 और कम से कम -2 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। और आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे सूबा सिंध का मौसम। सिंध में मौसम की सूरत हाल ये है कि अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। शहर कायद कराची चलते हैं। कराची में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 27 और कम से कम 11 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 26 और कम से कम 14 डिग्री रहने की तवक्को है। जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला लाड़काना, सखर, रोहड़ी और शिकारपुर में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। हम बड़ा आपका शादी ब्याह वाला जोड़ा लग रहा है, कोई माइयों वाली मेहंदी वाली फील आ रही है, क्या मामला क्या है? मामला ये है कि देखें हर जगह सोशल मीडिया पर शादियां हो रही हैं और एक शादी इतनी फेमस है, जाती उम्रा इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। तो मैंने सोचा कि आज उस लिहाज से थोड़ी सी मैं भी ड्रेसिंग कर लूं। लाओ नहीं लाओ इन शगरा दी मेहंदी। तो आपने आखिरी दिन के मुताबिक ड्रेसिंग करनी थी वलीमे के हिसाब से, आपने मेहंदी के हिसाब से कर ली? मेरी यहाँ से शुरू, हाँ मैं दोबारा ट्यूसडे वेडनेसडे आप यूं चलेंगे? जी ऐसे ही है। तो वही वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनेद सफदर का शादी जो है वो हम देख रहे हैं बड़ी खुशी इख्तिताम पजीर हो गई है। और हमने देखा कि शरीफ फार्म हाउसेस में सजने वाला वलीमा, उसकी तकरीब और गुलाबी रंग का जो थीम रखा गया है, वाह वाह क्या मरियम नवाज लगी हैं। और दुल्हन शांजे अली गुलाबी, और दुल्हन की भी तारीफ की है। जी देखें मरियम नवाज भी प्यारी लग रही थी और दुल्हन बड़ी प्यारी लग रही थी। मैं वही कह रहा हूँ, उनके शहर से आप निकली हैं, आपने तारीफ की है दुल्हन की भी, तो बड़ी अच्छी बात है। बनती है, उनकी भी तारीफ बनती है, आखिर वो दुल्हन है, उनकी तारीफ नहीं बनती तो किसकी बनती है। और उन्होंने बड़ा रूसी लिबास पहना है गुलाबी रंग का। जुनेद सफदर ने सफ़ेद शलवार और ग्रे शेरवानी में इंतहाई पुरवकार अंदाज में वो नज़र आ रहे हैं। और हमने देखा कि पंडाल की सजावट से लेकर मेहमानों की तवाज़ो तक हर चीज़ शहाना लग रही, बड़ी रॉयल सी वेडिंग थी, बहुत ज़बरदस्त। और इस तकरीब की ख़ास बात ये थी कि इसमें नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुल्क की तमाम क़यादत यकजा थी। और एक जो नशिस्त थी वो जनाब मरकज़ निकाह थी, वो थी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, जनाब जिन्होंने खुसूसी तौर पर शिरकत की। और इस तकरीब में तकरीबन 700 मेहमानों में वफाकी वज़रा, समाजी शख्सियात शामिल थी। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस में नवाज शरीफ और मरियम नवाज को मेहमानों का खैर मकदम करते देखा जा सकता है, जो इस खानदानी तकरीब की रिवायती अक़दार की अक्कासी भी करता है। तो जनाब हमारी तरफ से भी वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक हो। और उज़ैर सोशल मीडिया पर बड़े चर्चे हैं इस शादी के। कुछ लोग कह रहे हैं कि मरियम नवाज ही प्यारी, मरियम औरंगजेब की आज बात करें आप। नहीं, मरियम नवाज के बारे में कुछ ये लोग, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रही है, वो तो दुल्हन ही लग रही है। तो अच्छी बात है। देखें दुल्हन की तरह प्यारी लग रही है। वो उन गालिबन बख्तावर भुट्टो जरदारी की जानिब से भी ये कहा गया, उन्होंने कहा हर माँ को हक है कि वो जनाब लगे खूबसूरत लगे और अपने बेटे की शादी पर पूरी तैयारी जो है सज धज जो है वो निराली है। मरियम औरंगजेब की आप बात करें, इंफॉर्मेशन जहाँ मरियम नवाज हो, कोई और इंसान किसी और को देख नहीं, और जब वो इतनी प्यारी लग रही हो, दुल्हन बन के सज धज के आ रही हो, तो कहीं और नजर ही नहीं जाती। इसलिए मैंने गुफ्तगू का आगाज ही मरियम नवाज से किया। जो मरियम औरंगजेब है वो भी पीछे नहीं रही हैं, उन्होंने भी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन की है कि 2026 की सही वाला कमबैक जो है ना वो मरियम जो रेजोल्यूशन था वो उन्होंने अचीव भी किया, उस पर पूरा भी उतरी है। और मैं कहता हूँ कि जनाब सोशल मीडिया पर उनकी भी बड़ी धूम है, लोग कहते हैं कि किया क्या है। तो उम्मीद है मरियम औरंगजेब साहबा बड़ी स्पोकन है, इस बारे में भी कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर, कोई टिप दे देंगी किसी को। अवाम जो है
वाकई बड़ी ज़बरदस्त बात है। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर शामिल कर लेते हैं। आलमी बसात पर एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा के लिए मुजवज़ा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को बाज़ाब्ता शमूलियत की दावत दे दी। और दिलचस्प बात यह है कि इस बोर्ड में टोनी ब्लेयर और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर जैसे नाम शामिल हैं। और ख़बरें ये भी हैं कि रुकनियत की फ़ीस $1 अरब हो सकती है। अगरचे व्हाइट हाउस ने फीस की खबर को गुमराहकुन कहा है, ब्लूमबर्ग की ये खबर थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस बोर्ड का हिस्सा बनकर गजा में कोई हकीकी किरदार अदा कर पाएगा। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के साथ खड़ा है, लेकिन क्या ट्रंप का ये बोर्ड जिसका मकसद हमास को गैर मुसल्लह करना है, फ़लस्तीनियों के लिए कोई उम्मीद लाएगा या ये इसराइल को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ देने का मनसूबा है। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर सिद्रा सदोज़ई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्रा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान को दावत देना बज़ाहिर एक सिफारती एहसास लगता है, लेकिन क्या इस बोर्ड में शामिल होकर पाकिस्तान अपनी रिवायती फ़लस्तीन पॉलिसी पर समझौता करने पर मजबूर तो नहीं हो जाएगा? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपका ये जो सवाल है इस पे बहुत सी स्पेकुलेशंस, बहुत सारे हम लोग के एक बहुत असूली मौक़िफ़ रहा है। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है दैट इज़ कंप्लीट एग्जिट ऑफ इजराइल, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन की जो है वो आबादी का होना और फ़लस्तीनी जो अवाम है उसके हकूक़ की बात की गई है। अगर पाकिस्तान इस बोर्ड का हिस्सा नहीं बनता तो वक्ती तौर पे अमेरिका की नाराज़गी का सबब बन सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान जो है वो अपने स्टांस पे कायम रहता है और इस बोर्ड का हिस्सा नहीं बनता है जी, तो असूली तौर पे ये उम्मत के लिए और अक़वाम मुसलमान ममालिक के लिए जो है एक सिर्फ उनके ही बिल्कुल मुस्लिम उम्मा के लिए भी जो है ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है। और जिस तरह से कि इस हकदार भी इस मामले पर बयान दे चुके हैं कि जनाब जो ये नुक्ता शामिल है इसके अंदर कि हमास जो है उसको गैर मुसल्लह करना है, इसके लिए जनाब पाकिस्तान तैयार नहीं है। वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार जो है वो बड़ा क्लियर स्टांस पाकिस्तान का प्रेजेंट कर चुके हैं आलमी मंजरनामे पर। तो जनाब अब देखना ये है कि पाकिस्तान व्हाइट हाउस की इस दावत को किस तरह से कबूल करता है। और ब्लूमबर्ग की जानिब से जो फीस की खबरें दी गई थी वो बड़ी हैरान कुन थी, और व्हाइट हाउस की जानिब से उनकी तरदीद भी की गई, क्योंकि फीस जो है वहाँ वो बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इसके अंदर शामिल भी होने वाले। यस, और अब देखते हैं कि ये सारे मामलात में जो संजीदा लिया गया है इस सारे मामले को, और फ़ीस के हवाले से वाकई बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है कि ये फ़ीस इतनी ज़्यादा है और इस तरह से शिरकत करना और फ़ीस लेना। खैर तरदीद की गई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये फ़ीस पे करनी है या नहीं करनी है। सिद्रा सदोज़ई ने हमें ज्वाइन किया। अच्छा सिद्रा, बताइएगा फ़ीस के हवाले से बहुत बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ फ़ीस की खबरें आ रही हैं, ब्लूमबर्ग ने इसकी तरदीद भी की है, ब्लूमबर्ग ने ये खबर दी और वाइट हाउस ने तरदीद की है। तो क्या वाकई अमेरिका को अमन के लिए जो है वो ममालिक से पैसे लेने की ज़रूरत है, या ये ट्रंप का कोई बिजनेस मॉडल है? जो ट्रंप का आप पॉलिटिकल मॉडल उठा के देखते हैं उसमें बिजनेस और जो डील मेकिंग है वो एक बड़ा प्रोमिनेंट एलिमेंट रहा है। लेकिन इस सूरत हाल को जब मैं अमन के तौर पे देखती हूँ तो अमन के नाम पे जो माली शराकत है उसके अंदर पैसों को शामिल कर देना वो एक आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन है। ये वो एलिमेंट है जिसका अमन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। बात ये नहीं है कि आइदर अमेरिका को पैसे चाहिए या अमेरिका को पैसे नहीं चाहिए, लेकिन आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पीस को एक कमर्शियल प्रोजेक्ट के तौर पे लेके आगे चल रहे हैं। अच्छा सिद्रा, इस बोर्ड की साख्त को अगर हम देखें तो इसमें टोनी ब्लेयर जैसी मुतनाज़ा शख्सियात भी मौजूद हैं जिन पर मुसलमानों के बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कंसर्न्स हैं। तो क्या ये बोर्ड आलम इस्लाम या फ़लस्तीनी अवाम के लिए काबिल कबूल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए टोनी ब्लेयर का जैसे ही नाम हमारे सामने आता है तो फ़ौरन हमारे जहन में इराक जंग जो है और उनका जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स द पॉलिसीज ऑफ वेस्ट वो हमारे जहन में वाज़े तौर पे क्लिक होना शुरू हो जाती हैं। तो जहाँ पे आप ये देखें कि वो ऑलरेडी एक मुसलमान कंट्री के, मुस्लिम्स के टोटली अगेंस्ट आपको दिखाई देते हैं, तो उनकी मौजूदगी में इस किस्म के बोर्ड को तश्कील देना ये तो आलम इस्लाम के जज्बात की नुमाइंदगी नहीं है और फ़लस्तीनी अवाम के जज्बात की तो बिल्कुल भी नुमाइंदगी नहीं है। अच्छा सिद्रा साहिबा, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से कहते आए हैं कि हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। अगर हमास गैर मुसल्लह नहीं होती तो गज़ा के किसी भी इंतज़ामी ढांचे का चलना मुमकिन है?
गजा के अंदर हमास की एक बहुत स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। गजा के अंदर हमास की एक बड़ी जो है वो सियासी और अस्करी कुव्वत पाई जाती है, और अगर हम टोटली हमास को इग्नोर कर देते हैं या हम उसको ये शर्त रख देते हैं कि उसको हर सूरत में गैर मुसल्लह होना है, तो कोई भी जो आपका स्ट्रक्चर है या कोई भी इंतजामी ढांचा है वो प्रॉपर्ली अपने पैरों पे ना खड़ा हो सकता है ना। अब और जो चीज़ खड़ी हो ही नहीं सकती अपने पैरों पे, वो आगे क्या चलेगी। सेकेंडली कि आप जो है वो एक जो पावर बैलेंस है उसको इस तक स्ट्राइक करने की ज़रूरत है। अगर आप ताकत को जो है उसके बैलेंस को स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं तो ये तो ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल फेल हो जाएगा। अच्छा सिद्रा, इसराइल ने कहा है कि इस बोर्ड के नामों पर उनसे मुशावरत नहीं हुई है। क्या नेतन्याहू इस पीस प्लान को सबूताज कर सकते हैं या ट्रंप उन पर दबाव डालने की पोजीशन में हैं? देखिए, इसराइल की तरफ से जो मुशावरत ना होने का बयान है वो ऑब्वियसली इस बात की तरफ इशारा है कि उनके इंटरनली भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, उनको भी आपने लूप में नहीं लिया, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। और नेतन्याहू ने अपनी विम्स एंड विशेस के ऊपर माजी में भी बहुत सारे इस किस्म के जो अमन मंसूबे हैं वो उनको सैबोटाज किया है, और वो आगे भी कर सकते हैं क्योंकि वो अपनी पॉलिसीज के ऊपर बहुत स्टॉन्चली और बहुत फर्मली खड़े रहते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में एक दूसरी सिचुएशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त विनिंग पोजीशन पे हैं या स्ट्रॉन्ग एज पे हैं, और वो नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, उनको प्रेशराइज करके एक स्टिम्प में लेके जा सकते हैं। लेकिन जो इंटरनल पॉलिटिक्स है इसराइल की, दैट कुड बी अ वेरी बिग हर्डल इन इट, और उनकी ऑब्वियसली इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स तो मंजर-ए-आम पे आ गए हैं। अच्छा सित्रा, हमने देखा तुर्की और मिस्र को भी दावत दी गई है। अगर पाकिस्तान इन ममालिक के साथ मिलकर एक ब्लॉक बनाता है तो क्या वो बोर्ड के फैसलों को फ़लस्तीनियों के हक में मोड़ सकता है? कुछ और भी प्रोग्राम्स में यूजुअली ये कह रही हूँ कि ये एक मुस्लिम नेटो बनने जा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, और ये इस किस्म का मुस्लिम इत्तेहाद मुस्लिम ममालिक का होना चाहिए, एक मुस्लिम नेटो का सामने आना चाहिए। कुछ खबरें हम बांग्लादेश के हवाले से भी सुन रहे हैं, और सिमिलरली अज़रबैजान का भी एक रोल है। देखें, ये तीनों ममालिक अगर एक दूसरे के साथ एक ब्लॉक बनाते हैं, या इवन अगर हम देखें कि यूएई या बाकी भी कंट्रीज इस ब्लॉक में शामिल होना चाहते हैं, जो कि बहुत खुशाइन बात है, तो नजरियाती तौर पे फ़लस्तीन को और कश्मीर को, दोनों के मौक़िफ़ को जो है वो मजबूत किया जा सकता है। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है, या जिस पॉइंट पे हमारी तवज्जो होनी चाहिए, कि इन कंट्रीज के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट क्या हैं, और जब जहाँ पे वेटो करने की बात आएगी तो क्या ये सारे एक सफ़े पे मौजूद होते हैं, सेम सिचुएशन, ये अपनी एक ही लाइन के ऊपर मौजूद रहते हैं नहीं, वरना तो आप सिर्फ एक ऑन द फेस ऑफ इट एक ब्लॉग बना लें, या उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशन कोई ना हो, या प्रोडक्टिविटी कोई ना हो, या सिर्फ अपने ही वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए वो एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर फ़लस्तीन के मुसलमानों को या कश्मीर के मुसलमानों को इसका क्या फ़ायदा? बिल्कुल सिद्रा, इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि जिस तरह से इसहाक डार ये वाजे कर चुके हैं, पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये दे चुके हैं कि हमास को गैर मुसल्लह करने का जो नुक्ता है उससे पाकिस्तान इत्तफाक नहीं करता, ना उस अमल का पाकिस्तान हिस्सा बनेगा, तो इस पर कितना अमरीकी दबाव जो है वो आ सकता है, और पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार होना चाहिए, क्या स्टांस होना चाहिए? लेकिन जैसे मैंने अभी पहले कहा कि वक्ती तौर पे फॉर द टाइम बिंग हमें जो है वो अमेरिका की नाराजगी मोल लेनी पड़ सकती है। लेकिन अगर हम अपने असूली मौक़िफ़ पे खड़े रहते हैं, जैसा कि एक पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि पाकिस्तान ने कभी भी अपने असूली मौक़िफ़ को नहीं छोड़ा, और उसी की बुनियाद पर पाकिस्तान का जो कद है या पाकिस्तान को जो वक़ार है, उसी असूली मौक़िफ़ की बुनियाद पर खड़े होने की वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम ये प्रूव हुआ है कि उस चीज़ ने पाकिस्तान को बहुत आगे तक लेके गया है। तो हमास को डिसआर्म करना या हमास से असलहा ले लेना, उसके बाद तो देखें आप किसी किस्म की कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकेंगे। ठीक, सही, बहुत शुक्रिया सिद्रा आपके वक्त का। और जो सूरत हाल बन रही है, ये प्लान तो बोर्ड तो तश्कील दिया गया कि वी होप इसमें पीस वाली कोई बात हो, और डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमन के हामी हैं और जंगों के हक में नहीं हैं, तो ये जो मशरिक़ वस्ता में कशीदगी है ये ख़त्म हो सके, मिल बैठे सारे ममालिक, और इस्लामी ब्लॉक जिसकी बातें हो रही हैं, वी होप कि ऐसा हो। और अभी तक जितनी भी हम बातें सुनी है उसमें जो हौसला अफजा बात यही है कि जनाब इसराइल को तकलीफ पहुंच रही है, इसका मतलब कुछ तो सही हो रहा है जो इसराइल को तकलीफ पहुंची है। तो जनाब अब देखना यही है कि जो प्लान है उसमें फ़लस्तीनियों के बारे में सोचा जाए, गजा के लोगों के बारे में सोचा जाए, ये ना प्लान बनाए जाए कि उन्हें किसी अफ्रीकी मुल्क के अंदर बसाया जाए जिन्हें आपने हाल ही में तस्लीम भी कर लिया, दौरा भी कर लिया,
तो ये सारी बातें भी जनाब पेश नज़र होनी चाहिए किसी भी किस्म का फैसला लेने से पहले ऐसे ही है। और यहाँ वक्त तो है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बच्चों में नमूनिया एक ऐसी संगीन बीमारी है जो इब्तिदा में आम बुखार या खांसी की सूरत में ज़ाहिर होती है, मगर बर वक्त तशख़ीस ना हो तो तेज़ी से ख़तरनाक रुख भी इख्तियार कर सकती है। और अक्सर वालिदैन इब्तिदाई अलामात को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि यही लम्हा बर वक्त इलाज का सही मौका होता है। और नाज़रीन, नमूनिया की सबसे पहली वार्निंग साइन क्या होती है? सांस की रफ्तार में गैर मामूली तेज़ी या सांस लेते वक्त सीने का धंसना कब खतरे की घंटी बन जाता है और किन बच्चों में नमूनिया का खतरा सबसे ज़्यादा होता है? इन्हीं अहम नुकात पर रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहसिन। शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि बच्चों में नमूनिया को एक खामोश मगर ख़तरनाक बीमारी क्यों कहा जाता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदु किया। और देखिए, जो नमूनिया है ये इसलिए ख़तरनाक होता है कि ये बेसिकली तो सांस की बीमारी है, और इसमें क्या होता है कि जब फेफड़े होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मुहैया होती और इन्फेक्शन जो है वो फैलता रहता है, और इस तरह तेज़ बुखार इसमें होता है, सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है। और जब पूरे फेफड़े ही सांस जो है वो नहीं दे पा रहा होता, ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा होता जिस्म को, तो जाहिर बात है पूरा जिस्म जो है उससे मुतासिर होता है। तो इसलिए ये ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि पूरे जिस्म में ऑक्सीजन की जो है वो कमी हो जाती है, और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए, दिमाग में कमी हो जाए, तो पूरा जिस्म इससे मुतासिर हो जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, वो कौन सी इब्तिदाई अलामात है जिन्हें वालिदैन अक्सर तो हम देखते हैं नज़रअंदाज करते हैं, मगर दर हकीकत वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं और वार्निंग साइंस होते हैं? देखें, इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि जब तेज़ बुखार बच्चे में चढ़ जाए, बेशक 1 से 2 दिन जब बुखार रह जाए और फिर साथ में खांसी भी शुरू हो जाए, और बच्चा जो है वो खुराक लेना बंद कर जाए और बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाए, यानी डिहाइड्रेशन हो जाए, पानी की भी उसमें कमी हो जाए, 6 से 8 घंटे में वो अगर पेशाब नहीं करता और बच्चा जो है बिस्तर से लग के रह जाता है, तो ये वो अलामात हैं कि जो वालिदैन को जो है फ़ौरी तौर पे जो अपना जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे जो है वो उनसे रब्ता करना चाहिए और बच्चे को फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और सांस का जो चलना है ना, वो सबसे ज़्यादा अलामत ये होती है कि जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यानी सांस जो आपका सीना चल रहा होता है या सीना अंदर की तरफ धस रहा होता है और बच्चा जो है वो तेज़ तेज़ सांस ले रहा होता है, तो ये वो अलामात होती हैं कि जिसमें आपको फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि क्या हर बुखार नमूनिया की तरफ ही इशारा करता है? मतलब जो आम नज़ला ज़ुकाम होता है वो भी कन्वर्ट हो सकता है नमूनिया में, या ये बुखार की नौयत को हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? देखें, हर बुखार नमूनिया नहीं होता, सबसे पहले तो ये जान लें। बुखार किसी भी और भी किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है, लेकिन अगर खांसी के साथ बुखार हो जाए और बुखार तेज हो जाए, 2 से 3 दिन हो जाए, खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उसमें बहुत ज़्यादा बलगम आने लग जाए और बच्चे को जो सांस लेने में दुश्वारी होने लगे, ये चीज़ फिर अलामत हमें बताती है कि इस बच्चे को रेस्पिरेटरी इलनेस है, यानी सांस की बीमारी है। अच्छा, इसमें भी ये देखना चाहिए कि हर खांसी और हर बुखार नमूनिया नहीं होता, हो सकता है कोई वायरल इलनेस हो, जैसे नज़ला, जुकाम, खांसी वगैरह होता है। हर खांसी या बुखार, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि नमूनिया नहीं हो सकता, आम बुखार और नमूनिया में उन्होंने फ़र्क बता दिया, अलामात भी बता दिए। ख़तरनाक अलामात हैं जी, सांस लेने में दुश्वारी होती है, बहुत ज़्यादा रेशा आ रहा होता है, बलगम वाली खांसी होती है, ये अलामात होती हैं, और सीना जो है वो धंसना शुरू हो जाता है। ये सारी अलामात जब आप देखें इस फेज में बच्चे को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि वो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी बताया कि क्या ये चीज़ें, क्या ये इंडिकेशंस उस बच्चे के अंदर मौजूद हैं या नहीं है, तभी आपको अपने मौलिद से रब्ता करना चाहिए। तो फौरी तौर पर अपने मौलिद से आप रब्ता करें और बच्चे का इलाज करवाएं, और सर्दियों में ख़ास तौर पर एहतियात करें, जैसे कि हमने भी कहा कि लोग मिलने आते हैं, बच्चे को प्यार कर रहे होते हैं और इन्फेक्शन फैल जाए तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, अब थोड़ी मौसीकी की बात कर लेते हैं। मौसीकी की तारीख़ में कुछ नामों के बग़ैर हम देखते हैं कि वो तारीख़ ही हमारी अधूरी रह गई है। महनाज बेगम एक ऐसी ही मोतबर नाम है। आज उस अजीम गुलकारा को हमसे बिछड़े 13 बरस बीत चुके हैं, लेकिन उनकी आवाज़ का जो जादू है वो आज भी ज़िंदा है। 1955 में कराची के एक फ़नकार घराने में पैदा होने वाली कनीज़ फ़ातिमा को दुनिया ने महनाज के नाम से पुकारा, और कनीज़ फ़ातिमा जब महनाज बनकर माइक के सामने आई तो उन्होंने 4 दहाइयों तक अपनी गायकी का जादू जगाए रखा। उन्होंने अपनी वालिदा से विरसे में मिलने वाले फ़न को वो जलाबख्शी के गज़ल, ठुमरी और ख़याल की दुनिया
उनके तस्करे के बगैर नामुकम्मल है। और महनाज बेगम का फ़न सिर्फ फिल्मी गीतों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि वो सलाम, नोहा और मरसिया गोई में भी सानी नहीं रखती थी। पीटीवी के प्रोग्राम नगमा ज़ार ने उनकी शोहरत को 4 चांद लगाए और फिर फिल्मी स्क्रीन पर उनकी मीठी आवाज़ का जादू सर चढ़कर बोला। 13 मरतबा निगार अवार्ड हासिल करना उनकी अज़मत की गवाही है। हुकूमत पाकिस्तान ने महनाज बेगम को सदारती तमगा बराए उसने कारकर्दगी से भी नवाजा। 19 जनवरी 2013 को इलाज के लिए अमेरिका जाते हुए वो रास्ते में ही खालिक हकीकी से जा मिली, मगर उनके गाए गीत आज भी कानों में, फजाओं में रस खोल रहे हैं। तो नूर जहान की बात कर ही लेते हैं जी। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि 1973 में गाया गया एक पंजाबी गीत आज 2026 में इंस्टाग्राम पर सबसे बड़ा ट्रेंड बन गया है। मलिका तरन्नुम मैडम नूर जहां का लाजवाल गीत सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते सजन माही कित्थे रह गया जनरेशन जी के सर चढ़कर बोल रहा है। और हैरत की बात यह है कि ये नौजवान इस गीत के गहरे बोलों को अपनी जदीद ज़िंदगी से रिलेट कर पा रहे हैं। ये बड़ी बात है कि उस दौर में भी जनरेशन रिलेट करती है और आज के दौर में भी गाने में वो अपने अपने मसाइल जो है ना वो भी देख ये वही वाली बात है, सानू नहर वाले पुल ते बुला के सजन भाई तक देगा। ये इस बात का भी सबूत है कि सच्चे फन की कोई सरहद नहीं होती और ये जनाब टाइमलेस होता है। पटियाला महफिल जैसे ग्रुप्स के जरिए जब ये गाना सोशल मीडिया पर आया तो करोड़ों व्यूज ने सबको ही दंग कर दिया। 14 सितंबर 1973 को फिल्म दुख सजना दे के लिए रिकॉर्ड किया गया ये गीत आज के स्मार्टफोन्स पर राज कर रहा है। मैडम नूर जहां जो कसूर में अल्लाह वसाई के नाम से पैदा हुई और तकसीम से कबल मुंबई और कलकत्ता में अपनी अदाकारी का लोहा पाया, उनकी आवाज़ की सच्चाई आज के नौजवानों अपने अधूरे जज्बों में महसूस करते हैं। तो ये साबित होता है जनाब के फन जो है वो वाकई लाजवाल होता है। और इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करने का मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ी बात है। गाना अगर ट्रेंड करे, आपको पता है कोई भी आपने पोस्ट लगानी है, रील लगानी है, तो म्यूजिक सेलेक्ट करना बड़ा मरहला होता है, मुश्किल मरहला होता है। मैम लोग मशवरे भी ले रहे होते हैं कि कौन सा गाना लगाना है, कौन सा गाना लगाना है। नहर वाले पुल पे बुला के सजन जो है गरम रोटियां लगवाने चला गया वो गरम गरम रोटियां लेकर आएगा। इस तरह के मीम्स अपार्ट देखिए, मौसीकी को एंजॉय करना चाहिए। बड़ा जबरदस्त गाना है और आप गाना एंजॉय करें जनाब। ट्रेंड है और अपनी पोस्ट पे लगाएं, तस्वीरों पे लगाएं, रील पे लगाएं, लेकिन मीम्स ना बनाएं। इतना अच्छा गाना उसको खराब मत करें। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। और आज के दौर में मोबाइल फ़ोन के बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कहीं हम लाशऊरी तौर पर इसके ग़ुलाम तो नहीं बनते जा रहे। हमने देखा है कि कैसे ये छोटी सी स्क्रीन हमारी सेहत और कीमती रिश्तों के दरमियान एक दीवार बनती जा रही है। और हमारी साथी एंकर रुबीना यूसुफ ने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ खुसूसी बात की है इस टॉपिक के ऊपर और ये जानने की कोशिश की है कि मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी और रिश्तों पर क्या असरात मुरतब कर रहा है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, लेट्स हैव अ लुक।
जी जी। मेरी ज़िंदगी में तो फ़ोन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है। हाँ, कॉल के लिए नहीं है, व्हाट्सएप के लिए नहीं है। अच्छा, ज़बरदस्त। सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट हैं कम से कम यूज़ करते हैं। बाकी जो मेनली मेरा फ़ोन का इस्तेमाल है, मैं फ़ोन तकरीबन 24 घंटों में से मेरे 12 से 13 घंटे फ़ोन पे ही लगते हैं। ठीक है, आप किस काम के लिए यूज़ करते हैं? मेरा सबसे ज़्यादा जो कंसर्न रहता है वो कुछ वेबसाइट्स हैं गूगल में। मैं एक्चुअली CSS की तैयारी कर रहा हूँ साथ में। ज़बरदस्त। देखिए, इस्तेमाल पे डिपेंड करता है। अगर आपका इस्तेमाल अच्छा है, आप डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं फ़ोन का। अगर आपने टिकटॉक ही देखनी है, यूट्यूब पे आपने ड्रामे देखने हैं या आपने नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देखनी है, तो उसके लिए तो नहीं है बेनिफिट कोई। हाँ, मूवीज़ का ये है कि आप मूवीज़ कौन सी मूवीज़ देखते हैं, उनका कंटेंट क्या है, बेसिकली कोई उसका कोई मॉरल स्टोरी है उसकी। अच्छा, मुझे बताइएगा एक दिन में कितने घंटे फ़ोन इस्तेमाल करती हैं आप? यार मेरा काम बेसिकली फ़ोन से होता है। मैं व्लॉगर हूँ, मुझे अपने फ़ोन कह रही हूँ, अपने व्लॉग्स एडिट करने होते हैं, तो उसको मैक्सिमम 3 घंटे लगते हैं, 3 से 4 घंटे, तो वो यूज़ करती हूँ। और रात को सोने से पहले 1 घंटा कर लेती हूँ, बस 4-5 घंटे। मैं इतना ज़्यादा फ़ोन नहीं यूज़ करती। ठीक है, आप तो लेकिन बस अपने के लिए करती हैं, वीडियो एडिट कर ली या वीडियो बना ली या फिर स्क्रॉलिंग नहीं करती आप? करती हूँ यार, क्यों नहीं करती। ठीक है। स्क्रॉलिंग करती हूँ, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि आपका कोई फूड मिस हो जाता है, मामा बुला रही हैं खाने पर आ जाओ, लेकिन फ़ोन पे लगी हुई है? मेरी मामा खुद फ़ोन पे लगी होती हैं, वो मुझे खाना पूछती नहीं है, तो क्या ही खाना मेरा मिस होगा। हाँ, आप ये इंटरव्यू मेरी मामा से करें ना तो फिर बात बनेगी, क्योंकि मेरी मामा 24 घंटे मतलब 24 घंटे में से 3 घंटे वो मतलब निकाल ले, 1 घंटे में घर का काम कर लेती हैं, 1-8 घंटे में खाना बना लेती हैं, एक आध घंटा जो है वो वैसे बैठ जाती हैं। बाकी के 24 घंटों में से जो 21 घंटे हैं वो मेरी मामा फ़ोन पे, टीवी पे, यूट्यूब, इंस्टा, इन सबको देती हैं। ओह माय गॉड। तो वैसे मुझे लगता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। जब मेरी मामा घर के काम कर रही होती है, मुझे बड़ा दिल को दुख होता है कि काश मेरी मामा भी ऐसी हूँ जो फ़ोन इस्तेमाल करें। तो आपको नहीं होता कि वाह शुक्र है अपनी सेहत का ख्याल रख रही हैं? मेरी मामा जो है वो मुझे मेरे से भी ज्यादा जेंजी लगती हैं, पता है। मुझे लगता है मैं तो जेंजी हूँ ही नहीं, मेरी मामा जेंजी हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फोन यूज करती हैं। और मैं उन्हें कहूँ ना कि इधर आकर हमारे पास आके बैठ जाएं, वो कहती है नहीं मैंने ड्रामा देखना है। oh my God. मैं कहूँ ना आज मैं आपके साथ सोऊंगी, नहीं मेरे साथ ना सोना, मैंने ड्रामा देखना है, टीवी होगा, आवाज आएगी तुम्हें, तुम जाओ। वो बिल्कुल भी अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं चाहती। और तुम करोगे अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड? बच्चे तो हो लेने दे। पार्टनर मिल गया निम्रा को? पार्टनर किस तरह का होना चाहिए पार्टनर? लड़का यार जिंदा हो बस। हाँ, उसका दिल चलता हो? उसका दिल भी चलता हो, उसकी नसें भी चलती हो, अच्छा हो, लॉयल हो सबसे पहले तो। हाय अल्लाह, एक लड़का लॉयल मुझे नहीं लगता मिलेगा फिर। नहीं होते, मेरे पापा बहुत लॉयल थे। मेरे पापा अगर थे तो फिर बाकी भी होते होंगे। मुझे नहीं लगता वैसे आजकल लॉयल हो। अच्छा, और मुझे लगता है आपको बहुत धोखे मिले हैं, आपके बहुत कटे हैं या फिर आपने बहुत काटे, इसीलिए आपको लड़कों पे जो मर्दों पे भरोसा वो खत्म हो गया, लेकिन मुझे है। ओके, जबरदस्त। इंशाल्लाह फिर आपको मिल जाएगा। यार मेरा भाई है, वो 1 वुमन मैन है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत सारे 1 वुमन मैन है, तो अच्छे लोग हैं, मतलब 100 में से 10% तो अच्छे लोग हैं, अभी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, शादी का क्या प्लान है, कब तक करोगी शादी? जब अच्छा लड़का मिल जाएगा। ओके, और आप जब मुझे मेरा सोलमेट मिल जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, मुझे बताइएगा एक दिन में कितने घंटे फोन यूज करती हैं? मैं हॉस्टलाइट हूँ ना, मैंने बहुत काम करने होते हैं, तो मैं बहुत कम यूज करती हूँ। अच्छा, बहुत कम यूज करती हैं। कौन से काम? कुकिंग? नहीं, कुकिंग नहीं करती, खाना खाना होता है, फिर बर्तन भी धोने होते हैं, फिर कपड़े भी प्रेस करने होते हैं, तो फिर ये सारे काम होते हैं। अच्छा, अगर आप फोन यूज करें तो सबसे ज्यादा कौन सा ऐप यूज करती हैं? इंस्टाग्राम। स्क्रॉलिंग करती रहती हैं? ये हाँ, कोई बात करने के लिए नहीं होता, इसलिए मैं रील्स देखती रहती हूँ हर टाइम। अच्छा, मुझे बताइएगा कभी ऐसा होता है कि आपका फूड मिस हो जाता है और आपको बहुत ज्यादा पछतावा होता है, ओ माय गॉड मैंने अपनी सेहत भी कॉम्प्रोमाइज की, इतना फोन इस्तेमाल किया? हाँ, बहुत दफा ऐसे होता है कि मैं बहुत लेजी हो जाती हूँ, कहती नहीं मैं फोन ही यूज करूंगी, तो ये होता है। ठीक है, तो कभी आपने ये सोचा कि फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मुझे? हाँ, मैं रोज़ सोचती हूँ, लेकिन मैं फिर भी कर लेती हूँ कि अच्छा मैं अपना स्क्रीन मेरा बहुत कम हो गया हुआ है हॉस्टल में रहने की वजह से, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ। मुझे बताइएगा एक दिन में कितने घंटे फ़ोन इस्तेमाल करती हैं आप? मैं प्रॉबली 5 आवर्स। ठीक है, 5 आवर्स। हाँ। और आपकी नींद कैसी है? मेरी नींद तकरीबन 7 से 8 घंटे की है। ठीक है, अच्छी नींद आ जाती है? अच्छी नींद आ जाती है। और सुबह उठते फ़ोन यूज़ करने लग जाती है? हाँ, चेकिंग तो होती है, मतलब सबसे पहले काम हम यही करते हैं कि सबसे पहले हम अपना फ़ोन चेक करते हैं, तो ये गंदी आदत है। हाँ, बहुत
सबसे ज्यादा कौन सा ऐप इस्तेमाल करती हैं? मैं सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम और स्नैपचैट। अच्छा, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम। अच्छा, स्नैपचैट तो कहते हैं वो लोग यूज करते हैं जो नहीं हर वक्त स्ट्रीकिंग। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा है करने की। आप कभी सोचती हैं कि मैं अपने फ़ोन का जो है इसको मतलब थोड़ा सा कम करूँ, दूर करूँ? मैं बहुत सोचती हूँ लेकिन मुझसे होता ही नहीं है। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मैं कितना भी सोच लूँ कि यार मैं आज कम यूज़ करूँ, लेकिन उतना ही ज़्यादा होता है। अच्छा, हाँ, ये मसला है। चाहिए पहले आप अपने आप से वादा करेंगे तो ही स्क्रीन का जो वक्त है उसका हम मिनिमम कर सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम सुनो पाकिस्तान। तो यही जनाब साबित होता है कि प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव व्यूज आपको फोन का करना चाहिए, राब्तों के लिए आप इस्तेमाल करें, सही, लेकिन बिला वजह जहाँ की फायदे स्क्रॉलिंग ना वहाँ करें। बहुत नुकसान भी हैं, तो अपना खुद एनालिसिस करें कि आप कितनी देर मोबाइल यूज़ करते हैं। तो जितना हो सके स्क्रीन टाइम कम करें और हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें, अपनों को वक्त दें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।